भी होना करना। ओके, किसी ने बोला, मैं सारे वर्ड्स लिखता हूँ जो जो तुम लोगों ने मेंशन किए। तो एक स्टूडेंट ने बोला हमारे पास कोई आउटकम था, उसके रेस्पेक्ट में वी आर काउंटिंग सम सॉर्ट ऑफ प्रोपोर्शन। ओके, कंप्लीटली फाइन। दूसरे बच्चे ने बोला कि हमारे पास, रिपीट करना, पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी ऑफ समथिंग, पॉसिबिलिटी। ओके, अगला स्टूडेंट। Chance of happening of an event. चांस ऑफ हैपनिंग ऑन ए फ्री इवेंट। More likely an event occur. इवेंट। ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट। More likely an event occur अगर कोई हेलो हाँ हाँ, आई कैन हियर। मोर हाँ मोर लाइकली एन इवेंट कैन अकर मतलब एक पॉपुलेशन में अगर कोई इवेंट है। ओके, तो तुम सबने मेरे को ये जनरल आइडिया दिए कि भैया देखो हमारे पास प्रोबेबिलिटी का मतलब कोई आउटकम आया, हम उसका प्रोपोर्शन निकाल रहे हैं। ठीक है, कंप्लीटली फाइन। दूसरे ने पॉसिबिलिटी, तीसरे ने चांस ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, चौथे ने भी समहाउ, तीसरी और चौथी डेफिनेशन रफली सेम है, लाइकलीनेस अगेन मीन टू से द चांस ऑफ हैपनिंग ऑफ इवेंट। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी सबसे पहली डेफिनेशन पे। सो डेफिनेशन का नाम है दैट इज योर क्लासिकल प्रोबेबिलिटी। मेरे वर्ड्स छोटे अगर मैं लिख रहा हूँ तो मेरे को बता देना। ओके, तो क्लासिकल प्रोबेबिलिटी क्या होता है? तुम सबने जितने भी अपने वर्डिंग्स दिए मेरे को पहला, दैट इज कंप्लीटली फाइन। अब कोई भी स्टूडेंट मेरे को बताएगा कि क्लासिकल प्रोबेबिलिटी क्या है, वेरी बेसिक आइडिया। सर वो एफएमएस में क्लासिकल डेफिनेशन दे रखा है प्रोबेबिलिटी का, लाइक फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। यस करेक्ट, करेक्ट, दैट इज द डेफिनेशन। सो यू कैन सिंपली राइट थिंग दैट। एक एग्जांपल लेके स्टार्ट कर देते हैं। लेट्स से यू आर हैविंग सम डाइस, हमने इस डाइस को थ्रो किया, सो वी आर गोइंग टू गेट लाइक 1 2 3 4 5 6। इन छह में से कुछ भी आउटकम हमारे पास आ सकता है। करेक्ट। अब मान लो किसी बच्चे ने मेरे को बोला कि सर आप मेरे को वो प्रोबेबिलिटी बताओ कि हमारे पास एक इवन नंबर आ जाए। तो मैं बोलता हूँ कि वी हैव टू गेट एन इवन नंबर। तो इवन नंबर के अंदर हमारे पास होंगे 2 4 6। तो क्लासिकल प्रोबेबिलिटी बोलती है कि भैया एक काम करो, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर that is simply coming out to be number of favorable outcomes, number of favorable outcomes over total number of outcomes। करेक्ट, तुमने भी मेरे को यही डेफिनेशन बताई। अब द पॉइंट इज के डेफिनेशन लुक फाइन, कंप्लीटली फाइन, एंड दिस इज नोन एज योर क्लासिकल प्रोबेबिलिटी। क्लासिकल किसी किसी बुक में क्लासिकल थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी में लिख रखा होगा। ओके, दैट मेक सेंस। अब इससे इससे ही रिलेटेड अगर मैं बात करूं तो टेक्निकली इस चीज के लिए ये प्रोबेबिलिटी किस चीज के ऊपर बेसिस होगी, मतलब इसका आधार क्या होगा? दो तरह से तुम प्रोबेबिलिटी बता सकते हो। मान लो कि घर वाले हैं, तुम अपने दादा दादा उन लोग के पास बैठते हो, तो वो लोग बादल को देख के बता देते हैं कि हाँ मेरे हिसाब से आज बारिश होगी या नहीं होगी, राइट? ये चीजें ऑब्जर्व की होंगी रियल लाइफ में Yes, yes. कि आज बारिश होगी नहीं होगी, तो दादा एकदम बता देते हैं कि हाँ भाई आज तो चांस है कि आज तो घने बादल हो रहे हैं, आज तो बारिश होगी। ओके, द पॉइंट इज कि वो इंसान है। अब उस इंसान ने तुमको चांस बोले कि भैया आज प्रोबेबिलिटी है बारिश होने की 80%। तुम दादी के पास गए, उन्होंने अपने को बताया कि बेटा आज बारिश हो सकती है, 70% चांस। ओके, नाउ द पॉइंट इज कि वो जो दोनों लोग थे वो किस बिहाफ पे बोल रहे थे? क्या उनके पास कोई डेटा था? तो टेक्निकली डेटा नहीं था। बादलों की पोजीशन देख के वो अपने को थोड़ा आइडिया लगा के बोल रहे थे कि मेरे हिसाब से बारिश हो सकती है, मेरे हिसाब से बारिश नहीं हो सकती, राइट? सो दैट इज वन आइडिया। तो वहां पे उनके पास डेटा नहीं था। तो सबसे पहला जो तुमको ऑब्जर्वेशन यहाँ पे याद रखना है, दैट ऑब्जर्वेशन इज कि जब भी हम क्लासिकल प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं, और द क्लासिकल प्रोबेबिलिटी दैट इज बेस्ड ऑन वन थिंग, दैट इज द डेटा। So you are having some sort of data, or you can say some sort of observation, and on the basis of these two things, we are having something that is your probability that is based on, and this is the classical probability। कि तुम्हारे पास एक्सपेरिमेंट तो होना चाहिए, ऑब्जर्वेशंस तो होनी चाहिए कि भैया मेरे पास हेड आ रहा है, मेरे पास टेल आ रहा है।
या फिर डाइस थ्रो किया तो 1 2 3, तो ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए, दैट इज द थिंग। सर कैन आई इंटरप्ट? हाँ हाँ श्योर। आपने जो बादल वाला एग्जांपल दिया दैट इज गेस वर्क राइट, वो क्लासिकल में नहीं आएगा? मैं सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी, ओके। ठीक है। जैसे अभी जैसे इस क्लास में जितने भी बच्चे हैं, अब यहाँ पे भी हो सकता है किसी बच्चे से मैं पूछूं कि तुम्हारे हिसाब से राहुल भैया ठीक पढ़ाते हैं या नहीं पढ़ाते, तो तुम में से कोई बच्चा बोल सकता है कि नहीं यार ठीक पढ़ाते हैं, कोई बोल सकता है नहीं यार मजा नहीं आ रहा, इससे अच्छा तो मैं खुद ही पढ़ लेता हूँ। दैट इज कम्प्लीटली सब्जेक्टिव। मैं एक ही वे में जा रहा हूँ, बादल एक ही वे में जा रहा था, दादी के लिए अलग पॉइंट ऑफ व्यू था, दादा के लिए अलग पॉइंट ऑफ व्यू था। द सेम थिंग कि मैं तुमको सेम ही तरीके से पढ़ा रहा हूँ, किसी बच्चे के लिए हो सकता है कि वाह भैया मजा आ गया समझ आ गया, दूसरे के लिए हो सकता था भैया कुछ समझ नहीं आया। That is completely subjective based probability. You are having no data, you are having your personal belief, personal experience, जिसके बिहाफ पे तुम कुछ बोल रहे हो, you are not observing anything. Okay? ओके, तो ये सब्जेक्टिव गेस वर्क भी हो सकता है ना? Subjective? गेस भी हो सकता है ना? हाँ। टेक्निकली सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी में हमारे पास डेटा नहीं होता है, दैट इज ओके कंप्लीटली एक्सपीरियंस बेस्ड, दैट्स इट। मोस्ट सिंपल फॉर्म में बात करें तो। ठीक है। अब बात करते हैं कि भैया जो हमने अभी तुमको प्रोबेबिलिटी बताई, क्लासिकल प्रोबेबिलिटी, क्या वो कहीं पे फेल हो सकती है, या फिर वो प्रोबेबिलिटी किसके ऊपर बेस्ड थी? पहला तो डेटा। और जब मैं लिख रहा हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, इवेंट वगैरह मैं फिर से डिफाइन करूंगा थोड़ा आगे चल के, दैट इज कमिंग आउट टू बी नंबर ऑफ पॉसिबल, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो कोई बच्चा इसको ध्यान से देख के मेरे को बताया कि ये वाली प्रोबेबिलिटी किस चीज के ऊपर बेस्ड है, कोई क्या हमारे पास कोई ऐसी कोई कंडीशन वगैरह कुछ है? इक्वली लाइकली आउटकम्स, मतलब उनकी, हाँ इक्वली लाइकली उनका। और सैंपल से स्पेस जो रहता है वो डिफाइंड रहता है। सैंपल स्पेस क्या होता है? फाइनाइट, राइट? यस। सो यहाँ पे तुमको जो अगला पॉइंट है जो याद रखना है, तो जिस पॉइंट पे मैं स्टार करता हूँ या लिखता हूँ कि इसे तुमको याद रखना है, वो याद रखना ही है, ठीक है। अगर स्टार वाले सारे पॉइंट भी याद रख के चलोगे तो भी मोस्टली न्यूमेरिकल सोल्व हो जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे है कि दिस पर्टिकुलर थ्योरी, दिस थ्योरी जो कि हमने अभी अभी डिस्कस की, द क्लासिकल प्रोबेबिलिटी थ्योरी इज इनवैलिड इन द केस ऑफ द फर्स्ट सिचुएशन, if the outcomes are not equally likely, the outcomes are not equally likely। और जो सेकंड अपना था, if the number of outcomes, the total number of outcomes is infinite or that is not finite। ओके, समझ में आया? गेटिंग पॉइंट? हाँ ओके, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं अब थोड़ा समझने के लिए। तो एग्जांपल पे मैं लिख लेता हूँ कि मान लो तुम्हारे पास दो कॉइन थे। ओके, तो अगर मेरे पास दो कॉइन है, मैं उसको टॉस करूंगा तो मेरे पास हेड भी आ सकता था, टेल भी आ सकता था ऑन ईच ऑफ देम। ओके, तो पॉसिबल आउटकम्स में मेरे पास बनता है कि भैया हेड टेल आ सकता है, या फिर इसको मैं हेड टेल ना लिख के एक और फॉर्म में लिखता हूँ कि मेरे पास हो सकता था, मेरे पास आ गया टू हेड आ सकते थे, या फिर हो सकता था टू टेल आ गए, या फिर हो सकता था एक हेड आ गया एक टेल आ गया। पॉसिबल सिनेरियो। तो अब अगर यहाँ पे मैं बोलूँ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट यू आर गोइंग टू गेट टू हेड, तो हम नहीं बोल सकते कि यहाँ पे मेरे पास तीन तरह की पॉसिबल आउटकम्स है, सो इट विल नॉट बी इक्वल टू 1/3। दैट इज रॉन्ग, क्योंकि जो तीन आउटकम्स है दे आर नॉट इक्वली लाइकली। तो इसी को अगर मैं ध्यान से देखूं वन हेड वन टेल वाले को, तो हो सकता था पहला कॉइन था उस पे हेड आया, दूसरा कॉइन था उस पे टेल आया। हो सकता था सिचुएशन पहले कॉइन पे टेल आ गया, दूसरे कॉइन पे हेड आ गया। सो यहाँ पे इस वाली आउटकम के आने के ज्यादा चांस है, जबकि इनके कम है, दो हेड या दो टेल के। करेक्ट, गेटिंग दिस पॉइंट? यस। यस। ठीक है, सिंपल एकदम बेसिक, कुछ भी हमने बात हार्ड कुछ भी नया नहीं पढ़ा है। ये चीजें तुम ट्वेल्थ में पढ़ के आए होगे, ठीक है। ट्वेल्थ में जिसके भी पास मैथ्स था उसने देखी होगी, प्रोबेबिलिटी कुछ इसी फॉर्म में स्टार्ट होती है। ओके, अब एक एक और, बार सर प्लीज रिपीट कर देंगे कौन सा आउटकम ज्यादा लाइकली है? हाँ अगर हम इसके ऊपर बात करें एक हेड और एक टेल वाली,
तो उसके लिए तुम्हारे पास दो डिफरेंट केसेस बनेंगे। ओके, क्या कोई ऐसा बच्चा है जिसको हिंदी समझ नहीं आ रही? हेलो, किसी को हिंदी समझ नहीं आ रही तो बता दो, आई कैन स्विच टू इंग्लिश। आ तो रही है। So हाँ, sorry. ठीक है सर। पक्का आ रही है ना? क्योंकि अभी मेरे को नोटिफिकेशन आया कि किसी ने अभी कैप्शन ऑन किया इंग्लिश में। तो इन केस किसी को डिफिकल्टी है तो बता दो, आई डोंट हैव एनी इश्यू, एंड शायद इंग्लिश सबको आती है, बाकी सबको भी, तो सब समझ जाए। ये कोई तो प्रॉब्लम नहीं है अभी तो। हाँ, मतलब कहीं भी तुमको लगे कि मेरे को इंग्लिश में स्विच करना, आई कैन डू दैट थिंग, नो इश्यू इन दैट पार्ट। ओके। ओके, तो कहाँ पे था मैं? हाँ, निहार, तुमने शायद कुछ पूछा था कि सर यहाँ पे कौन से इवेंट हमारे पास इतने लाइकली नहीं है, किसके चांस ज्यादा है। तो करेक्ट। अगर मैं फाइनल आउटकम की बात करता हूँ कि मेरे पास या तो दो कॉइन टॉस के तो दो हेड आएंगे, या दो टेल आएंगे, या एक हेड एक टेल आएगा, एक टेल एक हेड आएगा। तो इन दोनों ही सिचुएशन में, जो हमारी ये वाली दोनों सिचुएशंस मेरे पास बन रही है, इन हाँ दोनों को देखने को मिलेगा कि यार एक हेड आ रहा है और एक ही टेल आ रहा है। तो दे आर कंपोजिंग दिस पर्टिकुलर इवेंट जो कि मेरे पास यहाँ पे है। तो ये जो फाइनल इवेंट है एक हेड और एक टेल वाला है, उसके लिए हमारे पास ज्यादा आउटकम्स हैं, ज्यादा पॉसिबिलिटीज हैं, सो दैट इज हैविंग हायर चांस। गॉट इट? हाँ, दो हेड या फिर दो टेल आना कम लाइकली है। कम लाइकली। ओके, ठीक है, ठीक है। मतलब टेक्निकली इसको अगर मैं बिल्कुल ओपन करूंगा, देन यू आर गोइंग टू गेट समथिंग लाइक दिस, कि अपने पास हेड हेड आ गया, अपने पास हेड टेल आ गया, अपने पास टेल हेड आ गया, अपने पास एक और सिचुएशन आएगी, दैट इज टेल टेल। अब जो फाइनली अगर मैं इसमें देखूं तो यहाँ पे बोल दूंगा इक्वल इक्वल चांस है सबके। करेक्ट, 1/4 1/4 1/4। बट द करेक्ट। पॉइंट कि मैं यहाँ पे जिस चीज को काउंट कर रहा हूँ वो मैं काउंट कर रहा हूँ हेड कितने अपने पास है। तो अगर मैं पहला केस लेता हूँ कि मेरे पास दो हेड आते हैं, दूसरा लेता हूँ वन हेड आता है, तीसरा लेता हूँ जीरो हेड आता है, तो तुमको देखने को मिलेगा कि टू हेड में और जीरो हेड में सेम चांस है। बट अगर मैं वन हेड की बात करूं, वहां पे सेम चांस नहीं है बाकियों से रिलेटेड। गॉट इट? अब क्या तुम Yes. मेरे को कोई ऐसा एक एग्जांपल दे सकते हो जहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ ट्रायल बहुत ज्यादा हो जाए, जैसे कि नंबर ऑफ आउटकम बहुत ज्यादा हो जाए? तो एक ऐसा एक्सपेरिमेंट डिफाइन कर सकते हो? 52 कार्ड्स में से कोई एग्जांपल ले सकते हैं। किस फॉर्म में? ऐसा कुछ बोल सकते हैं कि एक डार्ट बोर्ड है और उसके ऊपर हमने डार्ट फेंक दिया, हाँ, और उस जहाँ पे वो लगा है उसकी पोजीशन नोट की, तो इसमें बहुत सारे आउटकम्स होंगे ना, मतलब बहुत सारी पोजीशंस आ सकती है। ले सकते हैं। एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल बना के दे दूं, तो सबने ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा है? हाँ। ठीक है। किसी को मैं बता देता हूँ ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, कि मान लो मेरे पास मेरी खुद की दुकान है और वहां पे मैं लॉटरी वाला गेम खिलवाता हूँ सबसे। अब किसी दिन मेरा मन किया कि आई नीड टू प्ले द गेम ऑफ लॉटरी, और मैंने स्टार्ट किया खेलना कि भैया मैं तब तक लॉटरी टिकट्स निकालता रहूंगा जब तक कि मैं जीत ना जाऊं। सो द सिचुएशन इज, आई एम गोइंग टू प्ले द लॉटरी गेम अंटिल आई विन। सो द पॉइंट इज, हो सकता था ऑन द फर्स्ट टाइम आई एम गोइंग टू विन द गेम, ऑन द सेकंड टाइम आई एम गोइंग टू विन द गेम, ऑन द थर्ड टाइम आई एम गोइंग टू विन द गेम। सो इस सेटअप के अंदर तुम्हारे पास पॉसिबल आउटकम्स बहुत ज्यादा हो जाएंगे। दैट इज कमिंग आउट टू बी इन्फिनिटी, की हो सकता था मैं बार बार खेले जा रहा हूँ खेले जा रहा हूँ, हर बार हार जा रहा हूँ। करेक्ट सिचुएशन? तो इसी एग्जांपल को अगर मैं सिंपल फॉर्म में लिख दूं, तो यू कैन जस्ट गो फॉर दिस थिंग कि टॉसिंग ए कॉइन, टॉसिंग ए कॉइन until you get a head. Okay, until you get a head. तो इस सिचुएशन में क्या होगा, हमारे पास हो सकता था सबसे पहली बार में हेड आ गया, हो सकता था टेल हेड आया, हो सकता था टेल टेल हेड आया, एंड सो ऑन। सो दिस इज गोइंग टू बी लाइक इंफिनिटी। गॉट इट? तो यहाँ पे हमारे पास जो पॉसिबल आउटकम्स आ गए, द पॉसिबल आउटकम्स दैट आई एम गोइंग टू गेट, दैट इज नॉट फाइनाइट, दैट इज कमिंग आउट टू बी इनफाइनाइट। और यहाँ पे एक और चीज हम बोल सकते हैं कि इक्वली लाइकली भी नहीं है। नॉट बीइंग हेड। सर, ये एग्जांपल में हम्म, कितने कॉइन्स टॉस हो रहे हैं?
मैंने एक सिंगल कॉइन है, लेकिन मैं उसको बार बार टॉस कर रहा हूँ। मैं जब तक टॉस कर रहा हूँ जब तक कि मैं जीत ना जाऊँ। मेरा जीतने का मतलब हेड नहीं मिल जाए। ओके ओके, ओके तो ये हमें पता चल गया कि भैया क्लासिकल प्रोबेबिलिटी हमारे हर सिचुएशन में काम नहीं आ सकती। इसका सबसे बेसिक एग्जांपल है कि अगर तुमको पता चला, उसके ऊपर अभी मैं आऊंगा थोड़ा सा डिटेल में, कि हमारे पास कॉइन था, तुमने इसको टॉस किया तो हेड भी आ सकता था, टेल भी आ सकता था। एंड यू आर सेइंग कि भैया प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड दैट विल कम आउट टू बी प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, दैट आई विल एक्सप्लेन कि ये कहाँ से आया, दैट विल कम आउट टू बी 1/2। जिसने यूट्यूब से देखा होगा उसको पता होगा मैं कौन सा क्या एग्जांपल दूंगा। यू नो द आइडिया। लेकिन कुछ बच्चे होंगे जो बिल्कुल ही नए आए होंगे, तो उनके लिए फिर से सेम एग्जांपल होगा, बट उससे समझ आता है। आई फ्रेंड दैट एग्जांपल लाइक ऑन माय ओन, सो दैट इज अ नाइस एग्जांपल। ओके, तो यहाँ पे तुमको पता है कि यार हेड आने के, टेल आने के ये अपने पास हाफ चांस है, और कॉइन को टॉस करने पे तुम्हारे पास दो ही पॉसिबिलिटी थी। करेक्ट। अब बहुत सिंपल सा एग्जांपल में दूसरा एग्जांपल अगर तुमको लेता हूँ कि भैया मान लो एक एग्जाम था जिसके लिए तुम अपीयर किए, तो वहां पे तुम पास भी हो सकते थे, फेल भी हो सकते थे। ओके, क्या यहाँ पे तुम्हारे पास इक्वल चांस होते हैं? मतलब कुछ सिचुएशंस में हो सकते हैं, लेकिन अगर मैं इन जनरल बात करूं कि बच्चा पढ़ के गया है, तो क्या उस सिचुएशन में तुम्हारे पास 50-50 चांस होता है? नो सर। तो नहीं। नहीं होता है। ठीक है, मतलब नहीं 50 होता तो मतलब मैं शायद एग्जाम ही नहीं देने जाता। जब तक मेरे को पता नहीं है कि हाँ यार आई एम वेल प्रिपेयर्ड, तब तक मैं एग्जाम नहीं दूंगा कि भाई मेरे से नहीं हो रहा। ओके, यहाँ पे तुम्हारा 50-50 वाला केस खत्म हो गया। दूसरा एग्जाम्पल लो कि अगर मैं तुमको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, मैंने कभी भी ये नहीं बोला कि मैं पढ़ाऊंगा सिलेक्शन हो जाएगा, मैंने बस तुमको ये बोला कि मैं पढ़ाऊंगा, तुमको चीजें समझ आएंगी। सो द थिंग इज आई एम सेइंग कि इफ आई टीच यू, यहाँ पे तुम्हारे पास दो सिचुएशन हो सकती है कि तुम अंडरस्टैंडिंग ले भी जाओ और यू आर अनेबल टू अंडरस्टैंड, लेट्स से नोट गेटिंग द पॉइंट एंड अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट। ओके, अब यहाँ पे तुम मेरे को बताओ क्या यहाँ पे भी इक्वल चांस है तुम्हारे पास? नहीं नहीं है। अगर मैं तुमको ये बोलूँ कि भैया 50% चांस है कि तुमको चीजें समझ नहीं आएंगी, तो जितने भी बच्चे तुम यहाँ पे उनमें से एक भी नहीं होता। कि बंदा सामने से ये बोल रहा है कि 50% तो समझ आएगा ही नहीं। सेम सिचुएशन तुम हॉस्पिटल में जाते हो, वहां पे भी है। तो डॉक्टर तुमको हमेशा बोलता है कि वी विल ट्राई आवर बेस्ट, और उस बेस्ट का मतलब है कि वी विल ट्राई कि 99% चांस है कि हम तुम्हारे पेशेंट को बचा लेंगे। अब डॉक्टर तुमको सीधा बोल दे कि भैया 50% चांस है बचेगा, 50 है नहीं बचेगा, तुम नहीं जाओगे उस डॉक्टर के पास। करेक्ट। सेम दूसरा एग्जांपल ले लो कि अपने पास फैन है, बहुत सारे एग्जांपल है, तुम कोई भी एग्जांपल बना सकते हो। सीलिंग फैन, ठीक है, तो सीलिंग फैन का भी सेम सिचुएशन है कि आइदर इट विल फॉल डाउन और नॉट फॉल डाउन। तो यहाँ पे भी सेम सिचुएशन है कि अगर वहां पे प्रोबेबिलिटी उसकी 50% हो जाएगी कि 50% चांस है कि भैया ये गिरेगा ही, तो वहां पे तुम उस कंपनी का फैन खरीदोगे ही नहीं। ओके, तो बहुत सारे मॉडल हैं जहाँ पे हमारा इक्वली लाइकली सेम प्रोबेबिलिटी वाला सिचुएशन नहीं होता है, तो हम क्लासिकल प्रोबेबिलिटी के ऊपर काम नहीं कर सकते। ओके, ये पॉइंट समझ में आया? यस सर। यस। क्लासिकल प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड किसी को कोई भी डाउट? सर, नोट्स वगैरह अभी हम लोग साथ साथ में करें कि बाद में प्रोवाइड कर देंगे? ये तुमको बनाने पड़ेंगे। देखो, जब हमने सेशन स्टार्ट किए थे या फिर जब भी मेरी मीटिंग हुई थी, तो हमेशा मैंने यही रखा है कि मैं तुमको कुछ भी नहीं दूंगा, मैं खुद चलेगा पढ़ाऊंगा। मैं धीरे चल सकता हूँ, जहाँ पे भी तुम अटको तुम उसको लिख सकते हो। चलेगा। यू कैन टेक पॉजेज, मैं रुक सकता हूँ। देखो मेरे को हैबिट है, मैं लगातार 2 घंटे सीधा बोलते भी रह सकता हूँ। ठीक है, बट द पॉइंट इज नोट्स वगैरह नहीं दूंगा, ना ठीक रिकॉर्ड है। होगी ना नोट्स होंगे। ओके, तुम्हारे पास ऑप्शन है भी नहीं कि तुम अब बैकआउट करो, क्योंकि यू हैव मेड द पेमेंट। ओके, बट द पॉइंट इज दैट इज ए गुड आइडिया कि अब खुद से तुमको लिखना पड़ेगा जो भी मैं लिखता हूँ। अलोंग विद दैट जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ उससे तुम्हें सिर्फ की पॉइंट लेना है और उसको समझना है। उसके बाद जितनी बुक्स मैंने डाल रखी हैं उनमें से किसी बुक को उठाएंगे आज के सेशन के बाद। मैं अपडेट करूंगा कि कौन सी बुक से थ्योरी पढ़ना स्टार्ट करना है, और वहां से उसको उसी फॉर्मेट पे पढ़ते जाना है। ठीक है, क्योंकि मेरे को पूरी बुक याद नहीं होगी, मैं तुमको एक बेसिक आइडिया दूंगा कि हाँ भैया ये होता है। बुक से पढ़ो, जहाँ पे डाउट आए ग्रुप पे डालो, वॉइस पे डालो, कहीं पे भी डालो, मेरे को पर्सनल पे डालो, वी विल सॉर्ट आउट दैट थिंग। ओके, ओके। ओके। बाकी सब भी चिल कर रहे थे क्या कि भैया कुछ नहीं लिख रहे हैं, मजा आ रहा नहीं नहीं, लिख है? रहे। लिख के जाना, ठीक है, सर नोट्स वगैरह मैं नहीं दूंगा क्योंकि आई डोंट फील कि दैट इज ए गुड आइडिया। दैट इज लाइक माई पर्सनल बिलीफ। सर ओके, हाँ। ऐसा होता है क्या कि जैसे सपोज कोई क्रिकेट मैच है, हमने बोला कि इंडिया के
विनिंग प्रोबेबिलिटी मतलब इंडिया का जीतने हारने का जो केस है वो 50-50 है स्टार्टिंग में। फिर जैसे मैच स्टार्ट हुआ फिर वो चेंज हो गया। हाँ, तो तो मतलब कैसे वो आता है? कैसे इवेंट रहा, मतलब कि पहले तो उसने इक्वली लाइकली शो किया ना, उसके बाद। डेटा भी आप पे होता है, ठीक है? कैसे कि जब मैच स्टार्ट हुआ तो हम्म, तुम देखोगे हमेशा मैच में वो जो परसेंटेज वाला चलता रहता है। मैं भी मैच प्रॉपर नहीं देखता हूँ, मैं सीधा गूगल करता हूँ, नीचे 1% वाला वो बार चलता रहता है, 60, हाँ 55 एंड सो ऑन। वो हमेशा एक लाइव फॉर्मेट पे चलता है यस। कि अभी के स्कोर को देख के क्या प्रिडिक्शन हम कर सकते हैं, उसके भी आप पे वो लोग इसको बोलते हैं, ठीक है? सो दैट इज ए डिफरेंट सेटअप। उसके अंदर सेम सिचुएशन है कि वी आर हैविंग सम सॉर्ट ऑफ डेटा, ऑन द बिहाफ ऑफ दैट डेटा वी आर गोइंग टू मेक सम सॉर्ट ऑफ प्रिडिक्शन, and according to that prediction, like a lot of things are there, a lot of things, कि पीछे इतने मैच में कौन सी टीम कितने मैच जीती है। पिछली इसी पिच के ऊपर दो टीम खेली थी, उनमें से इस टीम ने पहले ये स्कोर किया था, जैसे ही उसका स्कोर खत्म हुआ अगली टीम आई, वेदर में थोड़ा सा चेंज आया, क्लाइमेट थोड़ा सा चेंज हुआ, दूसरी टीम कितना स्कोर कर पाई। ओके। तो जो प्रोबेबिलिटीज में हम रियली काम करेंगे रियल वर्ल्ड में, वो शायद उसी फॉर्मेट पे चलेंगे, लेकिन हम मैथमेटिकली जब समझते हैं, तो तुमने कहीं पे भी जब एक्सपेरिमेंट्स की बात चली थी, चलेगी थोड़ी देर में वैसे तो जब हम एक्सपेरिमेंट्स करते थे तो एक कंडीशन होती थी कि वी ट्राई टू मेक द एक्सपेरिमेंट इन द सेम कंडीशन, राइट? लाइक विदाउट एनी चेंजमेंट इन द कंडीशन। तो वहां पे प्रोबेबिलिटी कांस्टेंट रह जाती थी कि हर बार को तुम कॉइन टॉस कर रहे हो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 ही है, यस। कीपिंग द कंडीशन सेम। लेकिन जब हम क्रिकेट मैच की बात करते हैं या फिर कोई भी रियल वर्ल्ड सिनेरियो लेते हैं तो वहां पे सिचुएशंस चेंज होती है। स्टॉक मार्केट देखा था सबने, एवरीवन नो लाइक व्हाट इज स्टॉक मार्केट। तो इलेक्शन से जस्ट पहले अमित शाह ने कमेंट किया था, यस इसीलिए न्यूज वगैरह देखा था। हाँ यस। सर। तो वो हाँ जो सर। कमेंट वो मतलब सिचुएशन बेस्ड था, जो भी टाइम सीरीज हमारा स्टॉक मार्केट में चल रहा था लोगों का सब सही चल रहा था, जैसे वो कमेंट आया उसके बाद मार्केट एकदम ही मतलब क्रैश कर गया था। तो करोड़ों का मतलब लोगों को घाटा हुआ था। सो दैट इज अगेन ए सिचुएशन बेस्ड थिंग, कि वहां पे एक सिचुएशन थी, अदर फैक्टर था जो एक सिचुएशन को क्रिएट कर सकता है, उसको अफेक्ट कर सकता है, ठीक है? ओके। बेसिकली टोटली डेटा पे डिपेंड कर रहा है हाँ, वेदर डेटा आउटकम्स आर इक्वली लाइकली और नॉट। हाँ, अब जैसे अमित शाह ने कुछ बोला तो द पॉइंट इज उनका इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है, तो उनके इन्फ्लुएंस से भी लोग डिसाइड करेंगे कि हाँ मेरे को क्या लेना है, कौन सा स्टॉक लेना है। सो लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर, जैसे ही अदर फैक्टर आते हैं तो उस केस में प्रोबेबिलिटी से डील करना दैट इज नॉट सो इजी। ओके। ओके, इससे आगे चलते हैं। तो ये हो गया अपने पास कुछ कुछ केसेस जहाँ पे इक्वल प्रोबेबिलिटी नहीं होती है। ओके, इसके बाद आते हैं कि भैया किसने हमको बताया कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड है दैट विल कम आउट टू बी 1/2। ओके, बहुत ही बेसिक सी चीज है, सबने देखा भी होगा और यूट्यूब से देखा होगा, तो शायद सेम एग्जांपल देने वाला हूँ, याद भी होगा। तो निहार फिर से, ओके निहार टेल मी, हमें किसने बताया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड है दैट विल कम आउट टू बी 1/2? क्लासिकल प्रोबेबिलिटी। ओके, तो क्लासिकल प्रोबेबिलिटी, द पॉइंट इज कि तुम्हें कैसे पता चला कि वहां पे इक्वल प्रोबेबल चांस है कि दोनों इक्वली लाइकली इवेंट है, हेड और टेल? क्योंकि और कोई आउटकम है ही नहीं ना। अगेन सेम सिचुएशन पे जाओ मेरे से पढ़ के तुमको कुछ समझ आएगा, तुमको समझ नहीं आएगा, दो ही पॉसिबिलिटी है। क्या यहाँ पे चांस भी 1/2 हो सकता नहीं। है मुझसे पढ़ के तुमको सिर्फ 30% ही समझ आएगा। तो द थिंग इज कि दो आउटकम होना दैट डजंट मीन दैट वी आर हैविंग द सिचुएशन वेयर वी आर गोइंग टू गेट द सेम प्रोबेबिलिटी, द इक्वल प्रोबेबल सिचुएशन। द थिंग इज ये कहाँ से आता है, इसका कॉन्सेप्ट है, इसका आंसर शायद तुमने ही दिया था सबसे स्टार्टिंग में। यू सेड मी समथिंग अबाउट प्रोपोर्शन, करेक्ट? तुमने वर्ड इंट्रोड्यूस किया था। अब इसको थोड़ा ब्रेक करते हैं कि इसका मतलब है क्या। ओके, एक जनरल सा एग्जांपल लो कि मेरे पास एक फैन भी था, सीलिंग फैन। वो सीलिंग फैन कब गिरेगा, द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल फॉल डाउन, देन वी नो दिस विल बी रफली रफली जीरो। करेक्ट। ये चीज कहाँ से लेके आ रहे हैं इसको समझते हैं अब। तो अगर मैं देखूं तो सबकी एज में मान के चलता हूँ, चलो 20 एज है सबकी, 20 से 22, ओके। तो 22 साल की उम्र में हमने कभी नहीं देखा कि फैन गिर रहा है, मीम्स के अलावा। मीम्स में मैंने भी देखे हैं कि फैन गिर गया, न्यू फियर हम लोग, दैट इज डिफरेंट सिचुएशन।
लेकिन रियल वर्ल्ड में शायद ही तुम में से किसी ने देखा होगा कि ऊपर से छत से आया पंखा नीचे गिर गया। मैंने नहीं देखा, तुम में से किसी ने देखा? नहीं देखा, नहीं देखा। नहीं देखा। तो द पॉइंट इज कि हमने ऐसा कुछ देखा ही नहीं, तो हम उसके बिहाफ पे बोल रहे हैं कि हाँ सीलिंग फैन है, हम उसके नीचे बैठ सकते हो, चल रहा है, हमें कोई डर नहीं है कि वो गिरेगा, क्योंकि हमें पता है इसके गिरने के चांस जीरो है। वो कहाँ से आ रहा है कि हमने, अब मान लो एक छोटा सा बच्चा है, उसको मैं पहली बार कुछ चीज दूंगा, तो तुमने देखा वो छोटे से बच्चे को तुम कुछ भी ऐसी चीज देते हो नई जो उसने कभी नहीं देखा, तो थोड़ा हिचकिचाता है, वो डर जाता है, राइट? कुछ भी नई चीज दोगे, मान लो कि वो टॉयज आते हैं ना, कि वो रबर वाली कुछ भी, रबर की लिजर्ड वगैरह, मैं बचपन में बताएं बच्चों को डराता था। यस। ठीक है, तो ये था कि जब पहली बार भी किसी ने मेरे को दिया, मेरे ऊपर फेंक दी, मैं डर गया कि भाई यार ये क्या। तो द थिंग इसकी पहली बार मैं सोच रहा था वो जो भी है, जो भी इंसेक्ट जो भी है, वो मटेरियल जो कुछ भी है, आई फेल्ट कि दिस विल हार्म मी। तो मेरे लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ हार्मिंग दैट वाज रफली 1, जिसने फेंका उसके लिए 0। तो उसको पता था कि इससे हार्म है नहीं। करेक्ट। ड्रिंकिंग पे आ जाते हैं। ड्रिंकिंग का एग्जांपल ले लो, तो वहां पे भी हमारे पास लॉन्ग रन में तुम बताते हो कि मान लो मैंने पहली बार आज ही मैं एग्जांपल कुछ भी देता हूँ, ठीक है, तो उसको माइंड मत करना। मान लो कि मेरा आज मूड बना के चलो भैया आज थोड़ी सी ड्रिंक हो जाए, और मान लो कि मैं ड्रिंक ले आया, और ये भी मान लो कि मैं पहली बार ही आज ड्रिंक कर रहा हूँ, तो जैसे मैंने ड्रिंक किया तो क्या मैं बोलूंगा कि आज मैंने ड्रिंक कर लिया भाई, कल को मेरा तो किडनी खराब हो जाएगा, वो हो जाएगा? पहली बार ही था, नहीं होगा। तो वहां पे भी डॉक्टर के पास जब भी कोई बंदा जाता है कि सर मैं ड्रिंकिंग हैबिचुअल हूँ, ये है वो है, और मेरे को किडनी में दिक्कत हो रही है, तो पूछते हैं कि तुम कितने टाइम से पी रहे हो, उसके बिहाफ पे वो तुमको कुछ कंक्लूड देते हैं कि भैया देखो इतने साल से पी रहे हो तो तुम्हारा किडनी काफी ज्यादा खराब हो चुका होगा, लीवर में ये दिक्कत आ गई होगी, बॉडी में ये दिक्कत आ गई होगी। तो जितना हमारा लॉन्ग रन डेटा होता है उसके बिहाफ पे हम कुछ चीजें कंक्लूड कर पाते हैं। सो द थिंग इज, हमारे पास ये प्रोबेबिलिटी जो तुम लेके आ रहे हो कि 1/2, वो भी वहीं से आ रही है। इसको समझते हैं कि 1/2 बना कहाँ से। तो उसके लिए बहुत सिंपल सा एक एग्जांपल लेता हूँ कि मान लो तुम घर पे अकेले हो, ओके, तुम्हारे घर में एक छोटा बच्चा है, सेम एग्जांपल कोई बोर हो सकता है, ठीक है, एक छोटा बच्चा है, मान लो 2-2.5 साल का ये, और इसको नहीं समझ आता है नंबर क्या होते हैं, क्या प्रोबेबिलिटी होती है, क्या सब क्या होता है, कुछ नहीं पता है इसको। ओके, तुम्हारे पास थी एक चॉकलेट, तुमने सोचा कि चलो बच्चे के साथ थोड़ा खेलते हैं, उसका भी मन बहक जाएगा, मेरा भी मन बहक जाएगा, और चॉकलेट से एंजॉय कर लेंगे। तुमने इसको बोला कि बेटा देखो मेरे पास है एक कॉइन, मैं इसको टॉस करूंगा, और अगर तुमने सही गैस किया तो चॉकलेट तुम्हारी। ओके, तो इसको मैं सीधा भी फ्रेम कर सकता हूँ, लेकिन मैं फिर से रियल वर्ल्ड में जाऊंगा तो इसको प्रॉपर ही डिजाइन करूंगा। तो ये बच्चा मेरे को बोलेगा कि भैया देखो, सबसे पहले आप इसको टॉस कीजिए, मैं देखूंगा, उसके बाद मैं गैस करूंगा। जनरल बच्चों की टेंडेंसी, उनकी साइकोलॉजी, कि पहले हम देखेंगे फिर हम कुछ बोलेंगे। तो बच्चा मेरे को बोला टॉस करो, मैंने बोला ओके, मैंने कॉइन को टॉस किया, एंड आई एम गेटिंग ए हेड। ओके, अब बच्चे की जनरल टेंडेंसी क्या होती है कि उसने पिछली बार जो चीज ऑब्जर्व की, वो मान के चलता है कि अगली बार भी सेम चीज होगी। करेक्ट। कोई एग्री नहीं करता तो मैं फिर से एग्जांपल दे दूंगा हाँ एक, हाँ हाँ हाँ। कि बचपन में यस तुम सर। में से कोई गिरा है, चलते चलते गिर गया हो, मस्त लग गई हो हाथ पैर पे, हाँ सर। हाँ लगा। हाँ सर। घर वालों को बताते थे, सबसे पहली बार गिरे होगे तो बताया होगा, दूसरी बार गिरे थे तो कितने लोगों ने बताया था? नहीं बताया। नहीं नहीं बताया। बताया दूसरी बार। ठीक है, क्योंकि जनरल हैबिट है कि मैं भी बचपन में गिरा हूँ, तो मेरी मम्मी भले ही मेरे से बहुत प्यार करती है कि हाँ बेटे को लग गई, अरे मेरा राजा बेटा, चलो डॉक्टर के पास, पट्टी करो, ये करो वो करो। बट द पॉइंट इज कि अपने पेरेंट्स में सब हमारी एज के हैं, सब अपने जैसे, हमारी एज के मतलब तुम हो, अपना नेचर सेम अपने पेरेंट्स का भी। तो उनका वो है कि ठीक से नहीं चल सकता, थोड़ी डांट भी मार दी, उसके बाद वो डॉक्टर के पास लेके चले गए। अब द पॉइंट इसकी पहली बार मेरे को छोटा सा हल्का ही कट लगा था, मैंने मम्मी को बताया, उन्होंने मेरे को डांटा। अब अगली बार मेरे को मेजर कट भी लगा, मैंने मम्मी को नहीं बताया, क्योंकि मेरे को लगा कि दोबारा से वो डांटेंगी। तो बच्चे की साइकोलॉजी उसी फैक्टर पे काम करेगी। मैंने पहली बार टोस किया, हेड आया, बच्चे ने दूसरी बार बोला ओके भैया अब टोस कीजिए, मैं बताता हूँ। उसको लगेगा हेड आएगा, उसने बोला कि हेड आएगा, बट जैसे ही टोस किया इट वॉज कमिंग आउट टू बी टेल। अब बच्चा हो गया कंफ्यूज कि यार ये क्या हो गया, ठीक है ये क्या हो गया, तो वो समझ नहीं पा रहा। अब वो बोलेगा कि एक काम करो, अब बार बार इसको टोस करो और मैं देखता हूँ कि कौन सी चीज ज्यादा बार आती है, राइट? तो अब सिचुएशन कुछ ऐसा आता है कि वी आर गोइंग टू काउंट समथिंग लाइक दिस, वी आर हैविंग नंबर ऑफ टोसेस एंड नंबर ऑफ हेड। तो मैंने एक बार टोस किया, आई एम गोइंग टू मे बी 1 टाइम ऑफ हेड। मैंने 10 बार टोस किया, मे बी मेरे को 6 बार हेड मिल गया।
मैंने 100 बार टॉस किया, मे बी मेरे को 51 टाइम हेड मिल गया। मे बी मैंने 1000 बार टॉस किया, आई एम गोइंग टू गेट हाफ, कितना होगा, 500, 499। ओके, अब कॉन्सेप्ट आता है समथिंग दैट इज नोन एज रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है? एक एवरेज कह सकते हैं हम इन सभी आउटकम्स का। कोई और ऐड करेगा? व्हाट इज रिलेटिव फ्रीक्वेंसी? तुम सब गलत बोल सकते हो, डोंट वरी। सर किसी के रिस्पेक्ट में, अगर किसी फ्रीक्वेंसी के रिस्पेक्ट में जो फ्रीक्वेंसी आती है उसको कह सकते हैं रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है, तो या आउटकम के। हाँ, ओके, गुड गुड। सो अगर मैं रिलेटिव फ्रीक्वेंसी बात करूं, तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है वो रेस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय द टोटल फ्रीक्वेंसी। द एग्जाम्पल कैन बी समथिंग लाइक दिस, कि मान लो मेरी क्लास में बच्चे हैं बहुत सारे, और मैं मान लेता हूँ उनके वेट का डेटा, एंड आई एम काउंटिंग देयर रेस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी। तो अगर मेरे पास वेट में जाता हूँ, बच्चे का वेट अगर मेरी एज का है, दे मे बी हैविंग द वेट ऑफ, मे बी कुछ लोगों का 50 से 55 हो सकता था, कुछ एक का 55 से 60 हो सकता था, कुछ का 60 से 65 हो सकता था, कुछ का 65 से 70 हो सकता था, कुछ का 70 से 75 हो सकता था, कुछ का इसके ज्यादा है, तो आई विल सजेस्ट देम गो टू जिम, हेल्थ इज मोर इम्पोर्टेंट। ओके, ओके, नो बॉडी शेमिंग और समथिंग। ओके, इसके ऊपर चलते हैं कि मैंने जब इस वेट ग्रुप में गया, मैंने काउंट किया कि मेरे पास 5 बच्चे आए, इस वेट ग्रुप में गया 10 बच्चे आ गए, इसमें गए 15 बच्चे आ गए, इसमें गए फिर से 5 बच्चे आ गए, इसमें गए फिर से 10 बच्चे आ गए। तो इस तरह का हमारे पास डेटा था। तो टोटल फ्रीक्वेंसी क्या होगा? कैन समबडी ऐड दिस? 55। 45। ओके, अब आता है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी बोलता है भैया वो रेस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी लो, वो टोटल फ्रीक्वेंसी से डिवाइड कर दो। सो दैट विल बी 5/45, 10/45, वेरी बेसिक डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स एंड सो ऑन। ये होता है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो अगर मैं सबसे पहले केस को ले लेता हूँ जहाँ पे 1 1 है, तो मेरे सर पास ये 45 कहाँ से आ गया? समेशन कितना है चेक कर लो, गलत हो सकता है। ये टोटल फ्रीक्वेंसी फुल स्क्रीन कर 45 के है। फुल 55 स्क्रीन तो टोटल आपसे फ्रीक्वेंसी, नहीं इसको रहा। ऐड कर दिया अच्छा, 5। ओके। ओके, ठीक है। तो टोटल फ्रीक्वेंसी के रेस्पेक्ट में हम रेस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं कि वो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है, उस रेस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी को लेके टोटल से डिवाइड कर देंगे। ओके, बेसिक मैथमेटिक्स। किसी को अगर इसमें कोई डिफिकल्टी है वो मेरे को पर्सनल डीएम करेगा, मैं उसको कुछ नोट्स वगैरह प्रोवाइड कर दूंगा, उनसे एक बार गो थ्रू कर लेना। ओके, एक आइडिया लग जाएगा कि बेसिक स्टैट्स कहाँ से स्टार्ट होता है, क्योंकि मैं बहुत उस पर नहीं जाऊंगा, बहुत ही जीरो से कि नंबर क्या होते हैं। ओके, ठीक है, तो मैं उसको शेयर कर दूंगा पर्सनल में, मेरे को मैसेज कर देना, आई विल शेयर फ्यू स्लाइड्स या कुछ भी जो मेरे पास मटेरियल होगा, तो वहां से एक आइडिया मिल जाएगा कि हाँ चीजें कहाँ से स्टार्ट होती है। ओके, इससे आगे चलते हैं। यहाँ पे मैं हूँ, मेरे पास है नंबर ऑफ रोसेस दैट कैन बी 1, नंबर ऑफ हेड दैट इज 1। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमने एक ही टॉस किया और एक ही हेड आ गया। अब दूसरे केस में जाओ, तो दूसरे केस में जैसे ही जा रहे हैं, तो मेरे पास सिचुएशन कैसा है कि मेरे पास आउटकम ले लेते हैं और उनकी फ्रीक्वेंसी ले लेते हैं। तो पहले केस में हो तो मेरे पास आउटकम था हेड, वो एक बार आया, एक बार ही टॉस था, दैट्स इट। तो यहीं पे सिचुएशन खत्म। टोटल फ्रीक्वेंसी इज 1, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी दैट विल बी 1, 1/1 दैट इज 1। दूसरे केस में चलो, तो यहाँ पे जो आउटकम है, दिस कैन बी हेड, दिस कैन बी टेल। तो हेड पे बात करूं तो हेड अपने पास आ रहे हैं 6 बार, सो फ्रीक्वेंसी लिखो, हेड इज 6 टाइम्स, टेल इज कमिंग आउट टू बी 4 टाइम्स। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे, दैट विल बी 0.6, 0.4। ठीक है, ऐसे ही तीसरे सिचुएशन में जाओ, तो अब मैं सिर्फ लिख रहा हूँ रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी मेरे पास कुछ ऐसे आ रही है, पहले 1 था, वो 0 भी हो सकता है, ये मेरे पास 0.6 था, उससे आगे गए 0.51 हो गया, उससे आगे 0.499। सो कैन यू सी एनी पर्टिकुलर काइंड ऑफ पैटर्न और समथिंग, कि भैया कुछ तो ऐसा कुछ बन रहा है? एनीबडी? 0.5 के मतलब नजदीक आ रहा है जो भी करेक्ट। प्रोबेबिलिटी। सो द पॉइंट इज कि यहाँ पे मैं सेकंड केस में जाता हूँ, प्रोबेबिलिटी है 0.6 या रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है 0.6। थर्ड केस में गया 0.51, फोर्थ में गया 0.499। तो तुम्हें एक चीज दिख रही होगी कि अगर मैं डिफरेंस देखूं 0.5 से इन सारी फ्रीक्वेंसीज का,
रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज का, तो सबसे कम डिफरेंस आ रहा है 0.499 के केस में, राइट। सो दैट इज आवर पॉइंट कि यहाँ पे अगर हम जा रहे हैं कि लॉन्ग रन में बार बार एक्सपेरिमेंट को रिपीट कर रहे हैं और लंबे अरसे के लिए चीजों को रिपीट कर रहे हैं, तो हमें जो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आ रही है दैट इज कमिंग आउट टू बी वेरी क्लोज टू 1/2, दैट इज 0.5. So that's why we are having the probability. A new definition that you have to write. Remember this point. ये पूरी थ्योरी थी, ये समझने की थी, ये पॉइंट तुमको याद रखना है. That the relative frequency is sorry, my bad. So you have to remember that probability is just the long run relative frequency of an event. इसके भी आप पे तुम बोलते हो कि भैया हेड आने के चांस 1/2 होंगे और पंखे के ना गिरने के चांस 0 होंगे. ओके, समझ में आया ये पॉइंट सभी को? यस सर। यस सर। किसी को यहाँ तक कोई भी डाउट? नहीं. नहीं। चलो आगे चलते हैं. ओके ओके, तो अब आता है अपने पास जो मेजर पॉइंट जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, दैट इज योर एक्सियोमेटिक अप्रोच. यहाँ से सारी चीजें तमीज से लिखनी है. अब तक का बस पॉइंट था बेसिक आइडिया समझने का, प्रोबेबिलिटी क्या है, कहाँ से आ रही है. अब से जो भी चीज लिखूंगा वो तुमको प्रॉपरली. सो वी आर हैविंग द एक्सियोमेटिक प्रोबेबिलिटी. तो ये कैसे स्टार्ट होता है, कहाँ से स्टार्ट होता है, अब मैं तुमसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछूंगा, अब मैं सारी चीजें समझाऊंगा. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट थिंग. यू आर हैविंग द कॉन्सेप्ट ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट and we have something that is simply an experiment. Okay, तो रैंडम पे बाद में आते हैं. सबसे पहले बताओ कि एक्सपेरिमेंट क्या होता है. टॉसिंग अ कॉइन या फिर थ्रोइंग अ डाइस, सिंपली एक्सपेरिमेंट. एग्जाम्पल हो गया. अगर मैं बोलूं कि एक्सपेरिमेंट है ही क्या, वो तो एक स्टैंडर्ड एग्जाम्पल हो गया. तो एक्सपेरिमेंट को मैं बोल सकता हूँ कि एनी काइंड ऑफ एक्शन दैट वी टेक टू ऑब्जर्व सम आउटकम्स, राइट, टू ऑब्जर्व सम काइंड ऑफ रिजल्ट्स और समथिंग. So we are having this idea that experiment is nothing, any sort of action that is performed to obtain some results or some sort of outcomes. Okay. अब पॉइंट आता है रैंडम एक्सपेरिमेंट का कि भैया रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है. तो उससे पहले फिर से यूट्यूब पे मिलेगा तुमको ये वाला कंटेंट. तो अगर मैं दो एग्जांपल लेता हूँ, सबसे पहला मेरा एग्जांपल है कि मेरे पास कॉइन था, मैंने इस कॉइन को टॉस किया एंड देन आई एम सेइंग व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए हेड. सेकंड सिचुएशन है, मेरे पास एक स्टोन है, स्टोन को मैंने हवा में टॉस किया एंड आई एम सेइंग व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल कम डाउन, कम बैक और समथिंग लाइक दैट. ओके, तो पहले केस में प्रोबेबिलिटी क्या होगी और दूसरे केस में प्रोबेबिलिटी क्या होगी? फर्स्ट केस में 1/2 होगी, सेकंड केस में 1 होगी। ओके यस. ओके. तो तुमने किसी ने भी यूट्यूब नहीं देखा, अंधा विश्वास करके आगे कि भैया पढ़ा देंगे. चलो ठीक है, अब समझाता हूँ. देखो द पॉइंट इज कि जब हम प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं तो प्रोबेबिलिटी हम सिर्फ और सिर्फ रैंडम एक्सपेरिमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू पे बात करते हैं. तो जो सबसे पहला मेरा एक्सपेरिमेंट था कॉइन को टॉस करने का, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट. आई विल एक्सप्लेन व्हाट इज ए रैंडम एक्सपेरिमेंट. ये केस है रैंडम एक्सपेरिमेंट का. दूसरे केस में मैं जाता हूँ, स्टोन को ऊपर फेंका और वो वापस आया. तो स्टोन को ऊपर फेंकना दैट इज सम सॉर्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट. अब यहाँ पे वो नीचे आ रहा है, दैट इज डिफरेंट सेटअप एंड दिस काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट इज नोन एज योर फिजिकल एक्सपेरिमेंट. इसको Okay. डिटर्मिनिस्टिक भी कहते हैं क्या? सॉरी, इसको डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट कहते हैं क्या? मतलब ये भी कोई वर्ड होता है ना इसलिए. एक वर्ड होता है डिटरमिनिस्टिक, देयर इज समथिंग दैट इज रैंडम.
बट मैं डिटर्मिनिस्टिक पे ना जाके इसको फिजिकल फॉर्म में ही लिखना चाहूंगा, क्योंकि मैं फिजिकल के पॉइंट ऑफ व्यू पे कुछ समझाऊंगा अभी। ओके। ओके, तो अगर मैं फिजिकल एक्सपेरिमेंट की बात करूं तो इस पे ही मैं पूछना चाहूंगा कि जब मैंने स्टोन को हवा में फेंका तो स्टोन जो वापस आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है? मेरा कोई रोल उसमें? ग्रेविटी। नहीं, ग्रेविटी की वजह से आ रहा है। स्टोन जो नीचे आ रहा था दैट इज कमिंग आउट ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये एक फिजिकल फिनोमेना है जिसकी वजह से स्टोन अपना नीचे आ रहा है, जिसके ऊपर मेरा कोई कंट्रोल नहीं है, जो एक्सपेरिमेंटर है उसका कोई कंट्रोल नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे ये वाले जो एक्सपेरिमेंट होते हैं दे आर कंसिडर्ड टू बी अ फिजिकल एक्सपेरिमेंट। द पॉइंट इज कि यहाँ पे एक तो मेरे पास दूसरा कोई आउटकम है ही नहीं, तो यहाँ पे मेरे पास फिजिकल एक्सपेरिमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू पे वी डोंट डिस्कस प्रोबेबिलिटी। पहला पॉइंट जो तुमको याद रखना है, इन द केस ऑफ फिजिकल एक्सपेरिमेंट्स वी डोंट डील विद द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी, दैट्स इट। गॉट इट? ठीक है, अभी उसके पास आते हैं कि भैया क्यों नहीं कर सकते। तो किसी ने अभी मेरे को बोला था चांस वगैरह, तो अगर मैं उसको थोड़ा सा चेंज कर दूं कि प्रोबेबिलिटी भैया चांस नहीं है, प्रोबेबिलिटी सम सॉर्ट ऑफ अनसर्टेनिटी है, कि तुम्हारे पास कॉन्सेप्ट होना चाहिए अनसर्टेनिटी का, किसी पॉइंट ऑफ व्यू पे आके किसी चीज को लेके वी आर नॉट सर्टेन, देन वी टॉक अबाउट द चांस ऑफ हैपनिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर इवेंट। ओके, अब देखो इसके अंदर दो तीन चीजें मिक्स होंगी। कोई बोलेगा भैया फिर तो कोई ऐसा इवेंट आएगा ही नहीं जिसमें हमारे पास प्रोबेबिलिटी वन आती हो, श्योर इवेंट होता है, ऐसा तो होगा ही नहीं। वो भी मैं बताऊंगा, दैट डिपेंड्स ऑन द एक्सपेरिमेंट। तो एक्सपेरिमेंट हमारा रैंडम होगा, उसके बाद तुम्हारे पास सिचुएशन ऐसी बन सकती है कि प्रोबेबिलिटी वन हो जाए। ओके, तो इसी चीज को समझने के लिए आगे चलते हैं। सो वी आर हैविंग द कॉन्सेप्ट ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट। सो लेट्स टेक द रैंडम एक्सपेरिमेंट पॉइंट। सो व्हाट इज ए रैंडम एक्सपेरिमेंट? तो इसमें एक ऐसा, ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रैंडम? रैंडमनेस समझते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रैंडम? Uncertain, which is not defined. बट हाउ मच रैंडम? पॉइंट इज हाउ मच रैंडम, कि हम कैसे बोलते हैं कि यार ये चीज तो रैंडम है। तो अगर आउटकम डिफाइंड नहीं है ना, तो इसलिए रैंडम बोलते हैं। डिफाइंड नहीं है, ओके। ओके, चलो इस पॉइंट पे आते हैं। ओके, तो द पॉइंट इज कि अगर मैं पॉइंट को टॉस कर रहा हूँ तो आउटकम डिफाइंड है या नहीं है? डिफाइंड है, पर उन दोनों में से क्या आएगा वो डिफाइंड नहीं है ना। जैसे हेड और टेल आएगा, इन दोनों में से आएगा ये पता है, पर हेड या आएगा या टेल आएगा वो नहीं पता सकते ना। तो सबसे पहला पॉइंट तो कि जब भी हम एक रैंडम एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं तो एक्सपेरिमेंट ऐसा होता है कि जिसके आउटकम्स हमें पहले से पता होता है। ऐसा नहीं था कि मैंने कोइन को टॉस किया और आलिया भट्ट इज लाइक हे हाउ आर यू डूइंग, शी इज नॉट कमिंग अप। ओके, कोई लड़की है, कोई और बच्चा है, वो मेल हीरो को एक्सपेक्ट कर सकता है। बीइंग ए मैन आई एम सेइंग कि आलिया भट्ट नहीं आ रही। ओके, तो ऐसा नहीं था कि मैं कॉइन को टॉस करा तो कुछ भी अब्रप्टली कुछ भी आ जाएगा, दैट इज नॉट गोइंग टू कम, राइट? तो मेरे को पहले से ही पता है एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने से पहले कि भैया देखो ऐसा सिचुएशन है कि कॉइन को अगर हम टॉस करेंगे तो अपने पास हेड भी आ सकता है, अपने पास टेल भी आ सकता है। सो यू नो व्हाट आर द पॉसिबल आउटकम्स बिफोर द एक्सपेरिमेंट, बट यू आर नॉट श्योर कि फाइनल आउटकम क्या होगा। Got the point? So out of a lot of experiments, the class of experiments which are having at least two, that is important point, at least two possible outcomes which are predefined before the experiment, but we are not sure what will be the final outcome. Got it? हाँ सर। तो Yes. मतलब टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमें पता है, बट आउटकम पता क्या हो, आने वाला है वो नहीं पता है। हाँ, हमें ये पता है कि क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स हैं, कितने आउटकम्स है, कौन कौन सी चीजें, नहीं तो एक्सपेरिमेंट करने का पॉइंट ही नहीं है। तुम कभी भी कोई भी एक्सपेरिमेंट इस बिहाफ पे नहीं करते कि भाई कुछ भी आ जाएगा। यू ऑलरेडी नो कि क्या क्या आ सकता है, राइट? कोई क्लिनिकल ट्रायल चलेगा उसमें वो नहीं है कि क्लिनिकल ट्रायल में डॉक्टर को नहीं पता कि इस मेडिसिन से क्या होगा। दे नो कि हाँ यार इसके कुछ साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं, इससे बंदे को ट्रीटमेंट में कोई रिलीफ भी मिल सकता है, हो सकता था रिलीफ का रेशियो बहुत अच्छा हो सकता था रेशियो कम हो। तो कोई भी ट्रायल है जिसमें रैंडमनेस है, रैंडम एक्सपेरिमेंट है, उनमें हमें पता है कि कौन कौन सी पॉसिबल आउटकम। बट जो फाइनल मैंने पॉइंट बोला कि फाइनल आउटकम के बारे में हमें अनसर्टेन है, वी आर नॉट श्योर अबाउट दैट इवेंट,
उसका मीनिंग ये हो गया कि भैया कम से कम दो आउटकम तो होने चाहिए, अगर एक आउटकम है तो दैट इज डिटरमिनिस्टिक, हमें पता है यही आउटकम आएगा। गॉट इट? यस सर। दिस इज द, मतलब दूसरा एग्जांपल ले सकता हूँ कि मान लो मैं मेरी छत से कूद गया, तो मरना अलग चीज है, मैं छत से कूद गया फोर्थ फ्लोर से, तो आई एम श्योर कि भैया मेरे को लगेगी, देर इज ओनली वन आउटकम। तो वहां पे वो रैंडमनेस है ही नहीं। रैंडमनेस का मतलब है कि कुछ रैंडम होने वाला है। अब किस में से होने वाला है ये तुमको पता होगा, बिल्कुल रैंडम नहीं होता है। तो स्टैटिस्टिक्स में जहां पे भी रैंडम की बात चले तो उसका मतलब यही है कि हमारे पास जो जो केस बन सकते थे उनमें से हम श्योर नहीं है किसी के भी बारे में कि भैया इनमें से क्या हो सकता है या क्या नहीं हो सकता। ओके, चलो डेफिनेशन लिखते हैं। सो ए रैंडम एक्सपेरिमेंट is an experiment with at least two possible outcomes, at least two possible uh, outcomes which are predefined, which are predefined, but we are not sure about the final event. और वी आर नॉट श्योर, इसी सिचुएशन में हमारे पास अनसर्टेनिटी का कॉन्सेप्ट आएगा, दैट इज द पॉइंट ऑफ अनसर्टेनिटी एंड दैट इज द पॉइंट ऑफ प्रोबेबिलिटी। ठीक है, ये पॉइंट समझ में आया? इसके एग्जाम्पल लिख सकते हैं, वी कैन गो फॉर द एग्जाम्पल। सबसे बेसिक कि हमारे पास कोई कॉइन था, तो कॉइन को टॉस करते हैं, हेड भी आ सकता है टेल भी आ सकता है, लेकिन फाइनल इवेंट वी डोंट नो। यू आर हैविंग द डाइस, तो तुमने टॉस किया या रोल किया उसको, 1 2 3 4 5 6 7, 7 नहीं होगा, 6 तक ही जाएगा। ओके, सो वी आर हैविंग दिस सिचुएशन। तो यहाँ पे भी अपने को पता है कि भैया पॉसिबल आउटकम क्या क्या है, बट वी आर नॉट श्योर कि फाइनल आउटकम क्या होगा। गॉट इट? हाँ सर। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि भैया ऐसे कौन से इवेंट है जहां पे हमारे पास प्रोबेबिलिटी 1 आएगी, जहां पे हम श्योर हो जाएंगे। तो एक्सपेरिमेंट, रैंडम एक्सपेरिमेंट वो एक अलग सेटअप था, प्रोबेबिलिटी एक अलग कॉन्सेप्ट है। तो इस एक्सपेरिमेंट के बिहाफ पे अगर मैं डाइस वाला एग्जांपल ले लूं और यहाँ पे मैं तुमको बोलूं कि मैंने बोला कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर दैट इज लेस देन 7। सो तुम इसको किसी भी फॉर्म में रोल करो, you are going to get a number that is less than 7 only. So in this case, the probability is 1. So this particular event that we are defining, this is a certain event. ठीक है, तो अब इस पॉइंट पे कंफ्यूज नहीं होना है कि ये क्या सिचुएशन हो रही है। सर्टेन इवेंट और प्रोबेबिलिटी 1, दे आर टू डिफरेंट सेटअप्स, डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स, एंड दैट्स हाउ वी कैन मर्ज देम। ओके, सो इसको अगर और सिंपल फॉर्म में लिखना चाहो तो जब रैंडम एक्सपेरिमेंट्स की बात होती है, सो रैंडम एक्सपेरिमेंट इज नथिंग, देयर आर टू कंडीशंस फॉर द एक्सपेरिमेंट। द फर्स्ट कंडीशन इज आउटकम आर प्रीडिफाइंड एंड मोर देन 2 और मोर देन इक्वल टू 2, यहाँ पे एटलीस्ट 2। हाँ ओके, द सेकंड सिचुएशन इज नो प्रिडिक्शन, no prediction is possible, that we can't say कि फाइनल इवेंट क्या आएगा। ओके, समझ में आया? किसी को इस टॉपिक में, इस कॉन्सेप्ट में कोई भी डाउट? नो सर। ओके, लेट्स मूव अहेड देन, आगे चलते हैं। तो अपना टॉपिक आता है अब, ओके, सो वी आर हैविंग समथिंग दैट इज नोन एज द सैंपल स्पेस। सो व्हाट इज अ सैंपल स्पेस? Set Set of all outcomes. सॉरी, कैन यू रिपीट? Set of all outcomes. हाँ, सेट ऑफ ऑल आउटकम, करेक्ट। सो हमने कोई भी देखो, अब सारी स्टेप्स जो अभी पिछली से पिछली स्लाइड से स्टार्ट किया, इससे पीछे वाली दो जहाँ पे रैंडम एक्सपेरिमेंट मैंने लिखा, यहाँ से जो भी चीजें लिखने वाला हूँ उन सबको उसी एक फॉर्मेट पे, उसी स्टोरी लाइन फॉर्मेट पे याद रखना है, क्योंकि बार बार ये सेम चीजें यूज होंगी।
Okay, so let's start. What is a sample space? So sample space is a set of all the possible outcomes, set of all the possible outcomes associated with a associated with a random experiment. तो कोइन वाले केस में अपने सैंपल स्पेस हो जाएगा हेड टेल। ओके, और दूसरा डाइस वाला एग्जांपल ले लो, वहां पे हो जाएगा 1 2 3 एंड सो ऑन 6 तक। ओके, वेरी बेसिक थिंग। अब आता है भैया आउटकम क्या होते हैं। सो आउटकम सबको पता है, आउटकम इज बेसिकली द पॉसिबल रिजल्ट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। ओके, सो इसको भी तुम लिख सकते हो अगर डेफिनेशन चाहिए तो। इट इज द पॉसिबल रिजल्ट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। ओके, इससे आगे चले तो आता है इवेंट। तो एक और पॉइंट शायद मैंने मिस किया, जो जब तुम सैंपल स्पेस बनाते हो तो सैंपल स्पेस में जो भी एलिमेंट्स होते हैं उन हर एलिमेंट को हम बोलते हैं सैंपल पॉइंट। सो इससे पहले मैं इसको लिखूं, यू कैन गो फॉर द सैंपल पॉइंट। सो वी आर हैविंग सैंपल पॉइंट। सो एनी एलिमेंट which is a part of which is a part of sample space is an or is a sample point। ओके, इससे आगे चलते हैं इवेंट। तो इवेंट क्या होता है, कोई बताएगा? Any subset of sample space. So it is just a subset of sample space। It's just a subset of sample space। ओके, यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट? नहीं। ओके, अब एक छोटा सा एक एग्जांपल लिख देते हैं जो तुमको अभी सोल्व करके ग्रुप पे सॉल्यूशन भेजना है उसका, हर बच्चे। ओके, एंड बी लॉयल टू ईच अदर एंड बी लॉयल टू योरसेल्फ आल्सो, कि चीटिंग ना करके नहीं आ रहा तो नहीं आ रहा, दैट्स इट। ओके, सो एग्जांपल कुछ ऐसा है, लेट्स से एक कोइन इज टोस्ट if it shows head, we draw a ball, we draw a ball from, मेरी राइटिंग समझ ना आ रही हो तो बता देना भाई, फ्रॉम ए बैग, क्योंकि अभी तो ऐसी आएगी, एक दो दिन में थोड़ा राइटिंग ठीक हो जाएगी। ओके, सो एक कोइन इज टॉस, हमने कोइन टॉस किया है, अगर इसमें हेड आ गया वी ड्रॉ ए बॉल फ्रॉम ए बैग। अब इस बैग के अंदर हमारे पास कुछ कलेक्शन ऑफ बॉल्स हैं, मान लो 3 हमारे पास ब्लू है और 4 हमारे पास वाइट है। ओके, एंड इफ टेल वी रोल ए डाई, वी रोल ए डाइस, तो इसका सैंपल स्पेस क्या बनेगा? जनरेट द सैंपल स्पेस फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जांपल। भेजू। हाँ, किसी ने शेयर किया?
बहुत आसान सा है, एक सिंपल सा सॉल्यूशन बताता हूँ। ट्राई टू गो थ्रू द ट्री डायग्राम। सॉरी, थोड़ा ब्लर होगा, मेरा फोन पूरा है थोड़ा। Should I send? ओके, ओके सभी लोग भेजो। बाकी लोग भी अपना सॉल्यूशन भेजो। बस 1 मिनट। श्योर। हेलो सर। हाँ बताओ। सर मैं एक्चुअली थोड़ा बाहर हूँ अभी ट्रेन में, तो भेज चिल नहीं आउट। सकता हूँ। हाँ चिल आउट कौन, रुक नाम देखने दे। कौन बोल रहा है? हेलो। शिवा शिवर को। पे। ओके यस एंजॉय। सर। क्योंकि सर एग्जाम है कल, इससे बाहर आना पड़ा मुझे। अच्छा अच्छा, ग्रुप स्टडी। नहीं नहीं, ग्रुप स्टडी नहीं। घर से दूर है ना कॉलेज, इसलिए। अच्छा अच्छा ओके। हाँ। फिर लेट क्लास ज्वाइन कर पाई इसलिए। कोई बात नहीं, अगली बार बस विद इन द 5 मिनट स्टार्ट कर दूंगा मैं। और अगली सेशन रिकॉर्ड भी नहीं होंगे तो ज्वाइन होने ठीक टाइम। है। ओके ओके सर। सर मुझे नई आइडिया आ रहा है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं अभी समझाता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं अगर सॉल्यूशन देखूं, ठीक है, तो शायद मैंने प्रॉब्लम में शायद छोटा सा और मिस आउट किया। एक चीज लिखना कि हमारे पास जो बैग में बॉल्स थे, वो बॉल्स अगर मैं उनको नंबरिंग दे दूं, ब्लू 1 ब्लू 2 ब्लू 3, उस पॉइंट पे था। तो अगर सिर्फ जितना मैंने लिखा उसके भी यहाँ पे लिखें तो उसमें भी शायद मेंशन मैंने प्रॉपर किया नहीं, लेकिन शायद ठीक है। जिसने सबसे पहला सॉल्यूशन भेजा है दैट इज कम्प्लीटली फाइन। ओके, सबसे पहला दीक्षांत। ओके, 1 सेकेंड। हाँ सर्वेश ने जो भेजा है वो ठीक है, और शायद हाँ लास्ट वाला भी ठीक है, सेकंड नंबर वाला ठीक नहीं है। ओके, आई विल नॉट यूज द नेम। ओके, चलो। तो सिचुएशन कुछ ऐसा है कि भैया अपने पास जो बैग था, उस बैग के अंदर कुछ बॉल्स हैं। तो मैं नाम दे देता हूँ प्रॉपरली, शायद जो मैंने मेंशन नहीं किया, मान लो ब्लू 1 ब्लू 2 ब्लू 3। इसी तरीके से तुम्हारे पास वाइट 1 वाइट 2 वाइट 3 वाइट 4, इस तरह से थी। तो जिसने भी ये सॉल्यूशन बना के भेजे हैं वो दे आर फाइन, बट वहां पे छोटा सा मिस आउट है। द पॉइंट इज कि तुम्हारे पास इस सिचुएशन में तुम लेके चल चुके हो कि हमारे पास ब्लू आने का एक ही तरीका था, बट ब्लू आने के 3 तरीके थे, तो 3 डिफरेंट केस बनेंगे। ठीक है, तो नंबरिंग शायद मैंने नहीं की, बट द पॉइंट इज कि अगर उस बैग में इतना कुछ था तो यू हैव टू गो फॉर लाइक हेड ब्लू हेड ब्लू हेड ब्लू, 3 बार आ सकता था। ओके, गुड गुड द हाँ पॉइंट। तो यहाँ पे हाँ अपनी सिचुएशन जो सैंपल स्पेस की बनेगी, दैट विल बी सिंपली कमिंग आउट टू बी हेड ब्लू 1 हेड ब्लू 2 हेड ब्लू 3, एंड सिमिलरली हेड के साथ वाइट ले लो 4 बार। ओके, दूसरा सिचुएशन था टेल आने पे। तो टेल आने पे कॉइन को तो उसको डाई को रोल किया, टेल 1 टेल 2 टेल 3 एंड सो ऑन टेल 6। दैट विल बी द सैंपल स्पेस। ओके, सर। जब भी तुम्हें लगे थोड़ी डिफिकल्टी हो रही है कि कैसे हमको इसको ऑब्जर्व करना है, अगर सैंपल स्पेस नहीं बनता है, तो द ओनली अप्रोच जिसके थ्रू चीजें दिख जाती है
that is your tree diagram. So always go via tree diagram. Okay. Okay, sir. शिवार पे तुम तो फिर कुछ लिख भी नहीं रहोगे, हमारे पास पेन पेपर है। नहीं सर, कुछ भी नहीं है, देख रहा हूँ लेक्चर। ओके चलो, आज वाला लेक्चर मैं शेयर कर दूंगा पीडीएफ फॉर्म में, लेकिन अगली बार से लिखते रहना सभी। ओके। नहीं नहीं सर, अभी तो मेमोराइज हो रहा है, अच्छा अच्छा पढ़ा रहे हो आप, सब समझ में आ रहा है इस बार। अरे तारीफ। चलो ओके, तुम समझते रहो, लेकिन फिर भी आज वाला मैं शेयर कर दूंगा। अगली बार पेन नोटबुक साथ होना चाहिए, और ऐसी जगह पे भी बैठना कि अगर मैं रैंडमली तुमको बोलूँ कि कैमरा ऑन करो तो कैमरा ऑन करने में हिचकना नहीं है। ओके, और टाइम ठीक से, है, ओके सर। मतलब तुम मेरे से ओके ओके। कंफर्टेबल रहोगे उतना बेटर वे में मैं पढ़ा पाऊंगा, उतना बेटर वे में तुम भी समझ पाओगे। ओके ठीक है। ओके सर, ओके, उसका एक थैंक यू। बहुत ही बेसिक एग्जांपल लिख लेता हूँ कि मान लो तुम्हारे पास एक कॉइन था, कॉइन को हमने 3 बार टॉस किया, इसका सैंपल स्पेस बनाओ जल्दी से। ये भी सेंड करना है क्या या नहीं? हाँ सॉरी, रिपीट। मतलब इसे भी सेंड करना है या नहीं? हाँ ये चलो बेसिक्स है, कोई बोल के बता दो। अच्छा किसी ने, HHH, HHT, HTH, THH, THT, TTH, STT, TTT. यस। सर आपका माइक बंद हो गया है। सॉरी सॉरी सॉरी। हाँ सो आई वाज सेइंग कि अब अपना अगला टॉपिक है, दैट इज योर टाइप्स ऑफ इवेंट। तो इसमें तुमको एक ही चीज याद रखनी है, बाकी कुछ नहीं है टाइप्स ऑफ इवेंट में। सबसे पहला तो चलो 2-3 चीजें याद रख लेते हैं। सबसे पहला तो श्योर इवेंट। तो श्योर इवेंट इज दैट इवेंट विच इज हैविंग ए प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट दैट इज कमिंग आउट टू बी 1। ओके। उसके बाद हमारे पास सेकंड सिचुएशन है इम्पॉसिबल इवेंट। सो यहाँ पे सिचुएशन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट दैट विल बी 0। एग्जाम्पल ले लेते हैं कि मान लो मेरे पास डाइस वाला एग्जाम्पल था, वी आर हैविंग 1 2 3 एंड सो ऑन 6 तक। अब इसमें मैं बोलूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर लेस देन 7 दैट विल बी 1 श्योर इवेंट। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर विच इज ए मल्टीपल ऑफ 15 दैट इज 0। करेक्ट। यस सर। ओके। सो अपना जो सैंपल स्पेस होता है उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है, जो हम आगे भी पढ़ेंगे, सो अभी के लिए इसको इग्नोर कर दो। ओके। इसके बाद हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है सिंपल इवेंट। दूसरा नाम इसका होता है एलिमेंट्री इवेंट। सो एनी आइडिया व्हाट इज ए सिंपल इवेंट और द एलिमेंट्री इवेंट? पी ऑफ ई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। नहीं नहीं। ओके चलो मैं बताता हूँ। डू यू रिमेम्बर द सैंपल पॉइंट, द एलिमेंट ऑफ ए सैंपल हाँ स्पेस? हाँ हाँ। यस इफ सर। एनी इवेंट, if any event that is having only one outcome, or we can say one sample point,
that kind of event is known as your elementary event. ठीक है, समझ में आया? इसी रेस्पेक्ट में दूसरा जो अपना इवेंट है दैट इज योर कंपाउंड इवेंट. सो व्हाट इज ए कंपाउंड इवेंट? सो वो इवेंट जिसमें मोर देन वन एलिमेंट हो. तो इवेंट विद मोर देन वन सैंपल पॉइंट. ठीक है, ये पॉइंट समझ में आया? सर ओके, चलो अब आगे चलते हैं छोटा सा और. डाउट है सर. हाँ बताओ. ये इसमें कहा, आपने कहा कि एनी इवेंट दैट इज हैविंग ओनली वन आउटकम, हाँ, मतलब जैसे केवल हेड आना, ऐसे सैंपल स्पेस में केवल हेड होना. नहीं नहीं, सैंपल स्पेस नहीं. इवेंट क्या था? इवेंट इज ए सबसेट ऑफ द सैंपल स्पेस, राइट? हम्म. तो अब तुमने जैसे वहां से मैं कोइन वाला एग्जांपल ही ले लूं, तो अगर मैं इवेंट डिफाइन करता हूं इवेंट इज गेटिंग ए हेड, तो उस इवेंट के अंदर हमारे पास एक ही पॉसिबल आउटकम है दैट इज योर हेड. सो दैट इज एलिमेंट्री इवेंट. ओके. ओके, गेटिंग ए टेल एक एलिमेंट, एलिमेंट्री इवेंट. डाइस वाला एग्जांपल लो, गेटिंग वन वन एलिमेंट, गेटिंग टू वन एलिमेंट, गेटिंग थ्री वन एलिमेंट, गेटिंग सिक्स वन एलिमेंट. ऑन द अदर हैंड इफ यू से एन इवेंट ए दैट इज सेइंग गेटिंग ए इवन नंबर, तो उस सिचुएशन में टू होगा, फोर होगा, सिक्स होगा. सो वी आर हैविंग थ्री एलिमेंट्स. सो दैट इज ए कंपाउंड इवेंट. ओके. ओके, चलो लेट्स मूव अहेड. इसके बाद अपने पास टॉपिक आता है सम सॉर्ट ऑफ अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स, जो कि मतलब बहुत डिफिकल्ट नहीं ही है, सिंपल सा ही कॉन्सेप्ट है. तो लेट्स टेक दिस वन. ओके, सो वी हैव अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स. ओके, तो सबसे पहला कोई इवेंट ए है, ये अपने को डिफाइंड है, मान लेते हैं इवेंट ए मतलब किसी भी फॉर्म में डिफाइन किया गया. अब दूसरा अपने पास जो होता है दैट इज द कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट. सो व्हाट इज ए कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट? कॉम्प्लीमेंट ऑफ गिवन इवेंट इफ मतलब इवेंट ए में हम हेड लेते हैं तो कॉम्प्लीमेंट्री उसका टेल आया. सॉरी, आवाज शायद साफ नहीं आई, क्या बोल रहे थे? सपोज एक कॉइन टॉस कर रहे हैं तो हमारे पास इवेंट जो है फर्स्ट जिसमें हमने हेड ले रहे हैं तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री जो रहेगा वो टेल आएगा. ओके, फाइन. तो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, इसको और जनरल फॉर्म में डिफाइन करना चाहूँ तो सिंपल सी बात है कि एक ऐसा इवेंट जिसका मतलब है नोट इवेंट. So if you are having a event, so you define a complement like a dash. Sometimes they write a complement. That means to say not a. So you will form, अब थोड़ा mathematical format पे लिखने वाला हूँ. That is something कि a complement is an event such that it is having the elements W. उनके ऊपर condition है that W belong to the sample space and W does not belong to the event A. So technically जो A dash होगा that will be simply your sample space minus the event A. So एक सेट मेरे पास sample space था, एक सेट A था. A is a सब पार्ट ऑफ S. तो S में से वो एलिमेंट हटा दो विच आर ए पार्ट ऑफ A. ओके, तो वेन डायग्राम फॉर्म में देखना चाहो तो बहुत सिंपल सा बेसिक सा चीज है. ये मेरा सैंपल स्पेस था, ये मेरे पास कोई इवेंट A था, तो जो भी A के अलावा सैंपल स्पेस में बच गया दैट इज योर A कॉम्प्लीमेंट. हाँ सर. ओके, ठीक है. इसके बाद होता है सेकंड पॉइंट, A और B. सर वो एक बार ये फिर से बताओ ना. हाँ, जो ए कॉम्प्लीमेंट है सैंपल स्पेस माइनस ए कॉम्प्लीमेंट वो क्या है? तो A कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि ऐसा एक इवेंट जिसमें A नहीं हो रहा हो. तो इसको सिंपल सा एग्जांपल लो कि मान लो तुम एग्जाम के लिए अपियर किए, A इवेंट था, एग्जाम तुम क्वालिफाई कर गए. A कॉम्प्लीमेंट होगा क्वालिफाई ना किए. तो जब भी हम एग्जाम के लिए अपियर किए, तो इफ आई गो फॉर द एग्जाम, सो आई एम हैविंग ओनली टू पॉसिबल आउटकम, आइदर आई विल पास और आई विल फेल. हम्म. ओके,
तो या तो तुम पास हो रहे हो या फेल हो रहे हो, तो फेल हो रहे हो उसका मतलब तुम पास नहीं हो रहे। सो जो सेकंड इवेंट मेरा बना फेल होना, दैट इज द कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट ऑफ द फर्स्ट इवेंट, दैट इज पास होना। करेक्ट, ठीक है। सो वही फॉर्मेट है, इसको और जनरल सेटअप पे लिख लो। तो एक सिंपल सा एग्जांपल और लिख लो। मान लो मेरे पास डाइस था, तो डाइस में हमारे पास आउटकम थे 1 2 3 4 5 6। अब मेरे पास इवेंट ए है, दैट इज सेइंग गेटिंग ए नंबर दैट इज मल्टीपल ऑफ 3। तो मल्टीपल ऑफ 3। सो ए के अंदर एलिमेंट आ जाएंगे भैया, ए में आ गया अपना 3 और 6। तो जो इवेंट ए कॉम्प्लीमेंट होगा, दैट विल बी द सैंपल स्पेस माइनस द इवेंट ए, दैट विल बी कमिंग आउट टू बी ओनली हैविंग द एलिमेंट्स विच आर नॉट ए पार्ट ऑफ ए बट आर ए पार्ट ऑफ द सैंपल स्पेस। सो यू आर गोइंग टू गेट 1 2 4 एंड 5। अब समझ में आया? हाँ। ठीक है, वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। इससे आगे चलते हैं। सो वी आर हैविंग समथिंग दैट इज नोन एज द कॉन्सेप्ट ऑफ और। So you say A or B. Okay. So that will be A union B. This is the notation. You go for a U, that means to say union. इसको हम union बोलते हैं। इसका मतलब होता है और कहने का मतलब A या फिर B। ओके, इसके अंदर A या B और उसमें सब कुछ ही कंबाइन हो जाता है। सो टेक्निकली आइदर A और B और बोथ। सो इफ आई जस्ट गो फॉर द प्रॉपर वर्डिंग, सो आइदर A और B और both। Okay, any doubt in this one? नो सर। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से अगर मैं इसको लिखना चाहूँ मैथमेटिकल फॉर्मेट पे, सो ए और बी दैट इज बेसिकली द डब्ल्यू, सच दैट डब्ल्यू बिलोंग टू द सेम ए और डब्ल्यू बिलोंग टू बी। तो या तो ए में या बी में या दोनों में। सो इफ वेन डायग्राम में जाए, सो इट विल बी सिंपली इन दिस फॉर्मेशन दैट ए इज सम इवेंट, बी इज सम इवेंट, ए बी इन द सैंपल स्पेस। सो ए और बी इज दिस कंप्लीट पोर्शन। In a similar sense, we are having the other concept that is your and। तो इसको हम डिनोट करेंगे A and B, that is simply your A intersection B। This notation is intersection। Okay, so इसमें है कि something that is common in both of them, so that is in both A and B। ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ ए में हो या फिर सिर्फ बी में हो, ऐसा पार्ट लेना है जो दोनों में ही कॉमन हो। तो अगर यहाँ पे वेन डायग्राम बनाओगे, दैट विल बी सिंपली द सैंपल स्पेस, द इवेंट ए, द इवेंट बी। सो दिस इज द पार्ट दैट इज योर ए इंटरसेक्शन बी। ओके, समझ आया? ठीक है, बहुत बेसिक सी चीजें हैं, इससे Yes, sir. और कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। सो वी आर हैविंग द कॉन्सेप्ट ऑफ ए बट ए बट नॉट बी। सो दैट इज सिंपली योर ए माइनस बी। कि ए है बट बी नहीं है, तो दैट इज सिंपली लाइक वेरी सिंपल कि वो वाले एलिमेंट सच दैट डब्ल्यू बिलोंग टू द ए एंड डब्ल्यू डज नॉट बिलोंग टू द बी। ओके, सो दैट इज सिंपली योर ए माइनस बी। तुम इसको इस फॉर्मेट पे भी लिख सकते हो, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। थोड़ा सा विजुलाइज करके देखोगे तो दिखेगा भी कि मेरे पास भैया इवेंट था ए, इवेंट था बी। हमें देखना है ए बट नॉट बी, तो ए का वो हिस्सा जो बी के अंदर नहीं है। सो दैट इज द पार्ट। अब तुम देखो कि ए इंटरसेक्शन बी, दैट बी कॉम्प्लीमेंट, दैट मीन टू से डब्ल्यू बिलोंग टू ए एंड डब्ल्यू बिलोंग टू नोट बी। सो अगर मैं नोट बी के ऊपर जाता हूँ सिर्फ, तो नोट बी वो पार्ट बच गया जो बी के अंदर नहीं है। और हमें कौन सा पार्ट देखना है जो ए में भी है और नोट बी में भी है। सो द कॉमन पोर्शन दैट इज अगेन कमिंग आउट टू बी ओनली दिस पार्ट। सो इसको भी तुम्हें याद रखना है। और सिमिलर सेंस में तुम एक फॉर्म और लिख सकते हो कि भैया बी बट नोट ए, बी बट नोट ए। तो यहाँ पे भी सिंपल हो जाएगा, बी माइनस ए, दैट विल बी सिंपली अगेन बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। ओके, समझ में आया?
सर थोड़ा ये डिफिकल्ट लग रहा है, एक बार फिर से बताएंगे? मैंने बोला कि अपने पास अगर मैं ये वाला पार्ट लेता हूँ ए बट नॉट बी, तो इसको ऐसे कुछ लिखो कि मेरे पास दो इवेंट थे। एक इवेंट था ए, वो कुछ भी बोल रहा था। दूसरा इवेंट था बी, वो भी कुछ भी बोल रहा था। ये दोनों सब सब पार्ट होंगे सैंपल स्पेस के। तो मानो ये मेरा पूरा सैंपल स्पेस था। यहाँ पे कहीं ना कहीं पे तुम्हारा ए होगा, यहाँ पे कहीं पे तुम्हारा बी होगा। ए भी हो गया, बी भी हो गया, और सैंपल स्पेस भी हो गया। ओके। हमने बोला कि ए है बट बी नहीं है। तो ध्यान से देखो, तो ए है तो ए इस पूरे पोर्शन में है जो भी मैं शेड किया अभी अभी। लेकिन हमें कौन सा दिखाना है? ए बट नॉट बी। ये सिर्फ ए का पार्ट है, बी नहीं होना चाहिए। तो बी नहीं है तो मैं थोड़ा सा पार्ट डिलीट करूंगा अब। तो ये वाला पोर्शन मैंने डिलीट किया जो कि दोनों में कॉमन आ रहा था। ये बच गया, राइट? तो ठीक ये है। हमारा है ए माइनस बी। अब मैं सोच रहा था इसको इस फॉर्म में विजुलाइज करने का कि मैं दो इवेंट्स की फॉर्म में कैसे लिखूं। तो अगर मैं बात करूं ए की, तो ए तो वही पोर्शन हो गया पहले वाला पूरा सर्कल। और दूसरी बात करें बी कॉम्प्लीमेंट की, तो अगर मैं इस डायग्राम को दोबारा बनाना चाहूँ, तो यू आर गोइंग टू गेट समथिंग लाइक दिस कि भैया ये अपना ए हो गया, ये मेरा बी हो गया। और बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा जो बी का पार्ट नहीं है? सो दैट विल कम आउट टू बी दिस कंप्लीट पोर्शन जो कि बी का पार्ट नहीं है। ओके। ठीक है। ये सब हो गया। अब इस पूरे पार्ट के अंदर क्या है? ए एंड नोट बी, जो ए में भी कॉमन हो और नोट बी में भी। तो तुमको दिखेगा कि भैया अपना सिर्फ ये वाला जो पोर्शन है, दैट इज समथिंग दैट इज कॉमन इन बोथ ऑफ देम, ए एंड नोट बी। दैट इज द ओनली थिंग। तो इसी फॉर्मेट पे हमने दूसरे फॉर्म में डिफाइन किया कि अगर बी माइनस ए लिखना चाहे, पार्ट ऑफ बी बट नॉट ए पार्ट ऑफ ए। ओके, गॉट इट? यस यस। किसी को कुछ भी डाउट यहाँ तक? नहीं सर। ओके, चलो आगे चलते हैं। सो वी हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या होते हैं? एनीबडी कैन हेल्प मी विद दैट? नथिंग कॉमन इन बिटवीन देम। नथिंग कॉमन इन बिटवीन देम, करेक्ट, कंप्लीटली फाइन। तो इसको याद करने का सिंपल तरीका, अगर तुम बचपन में कभी न्यूज़ देखे होंगे, अब तो मैं खुद भी देखता, तो मैं नहीं बोलूंगा कि तुम भी देखो। तो जब हम न्यूज़ देखते थे बचपन में, तो न्यूज़ चैनल्स पे कुछ ऐसा आता था कि कोई सडनली कोई न्यूज़ आई, तो न्यूज़ चैनल्स कोई भी वीडियो वगैरह चलाते थे, तो वहां पे हमेशा वीडियो के ऊपर एक बैनर चल रहा होता था, एक्सक्लूसिव वीडियो, एक्सक्लूसिव फुटेज, समथिंग लाइक दिस, राइट? तो यस। उसका मतलब ये हाँ। था कि भैया अगर तुमको ये चीज देखनी है तो ये एक्सक्लूसिवली सिर्फ यहाँ पे ही अवेलेबल है, ये तुमको और हम्म, कहीं नहीं मिलेंगे। सो दैट वाज द पॉइंट ऑफ एक्सक्लूसिव इवेंट्स। सो एक्सक्लूसिव इवेंट्स आर द इवेंट्स हैविंग नथिंग इन कॉमन। गॉट इट? कि ऐसे इवेंट्स जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं। इसको थोड़ा सा और एक्सपेंड करें तो कुछ ऐसे इवेंट होंगे कि एक इवेंट ए है अपने पास, एक इवेंट बी है, वो कुछ इस फॉर्मेट पे है कि उनके साथ कुछ भी कॉमन नहीं है। इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर ले लो कि दो कंप्लीट कंट्रीज है, उनको कंबाइन करेंगे तो एक सैंपल स्पेस बन गया कि ठीक है, पुराना भारत, बिफोर द ब्रिटिशर्स या पार्टीशन। अब क्या है, वहां पे दो अलग अलग सेपरेट कंट्रीज बन गई लेकिन उनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है। नो एलिमेंट इज कॉमन। ओके। सो दीज आर द कॉन्सेप्ट ऑफ लाइक म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। सो इसको हम लिखते कैसे हैं? सो लेट्स से यू आर हैविंग लाइक, आई एम गोइंग टू लाइक, ओके यहाँ पे लिख दूं तो मैं, तो अगर इवेंट ए ले लेते हैं, जो ए ही लिखा है मैंने, सो ए इंटरसेक्शन बी अगर हम करेंगे, दैट विल कम आउट टू बी 5। 5 में इंटू से नल सेट, नल सेट में इंटू से एम्प्टी सेट, ए सेट दैट इज हैविंग नो एलिमेंट, उसको हम 5 से डिनोट करते हैं। ओके निहार? सम मैथमेटिकल नोटेशन, ओके? ठीक याद? है। ओके, आगे चलते हैं। तो अगर मैं जनरल सेटअप पे लिखूं, तो अगर मेरे पास बहुत सारी इवेंट्स है, मान लो E1, E2 एंड सो ऑन En, these are some n events, and if I to make a comment that these events are mutually exclusive, uh, yes,
दीज आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। उसके लिए हमें क्या बोलना पड़ेगा, इफ दे आर पेयर वाइज, if they are pairwise mutually exclusive. Okay, so we are going to have E1 intersection EJ, that is coming out to be 5 if I is not equal to J। कि कोई भी दो इवेंट उठाओ, E1 E2 E1 E3 E2 E3 एंड सो ऑन, कुछ भी इवेंट उठाओ, वो हमारे पास उनमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा। ओके, गॉट दिस पॉइंट? सर एक बार ये हाँ सर। मैथमेटिकल टर्म्स में फिर से बता दो ना। हाँ श्योर। तो यहाँ पे एक जनरल नोटेशन मैंने लिखी कि ई आई मीन टू से ith इवेंट, ई जे मीन टू से jth इवेंट, सो दिस मीन टू से ith इवेंट एंड दिस मीन टू से jth इवेंट। तो ith इवेंट कहने का मतलब पहला इवेंट, दूसरा इवेंट, तीसरा इवेंट एंड सो ऑन, कुछ भी हो सकता है। jth इवेंट का भी वही मतलब था, क्योंकि आई और जे दोनों 1 से लेके n तक कोई भी इवेंट हो सकता है। तो ये हो सकता था, इसमें मतलब क्या होगा कि भैया तुम आई और जे को कुछ भी सेट करो, 1 2 1 3 1 4 2 3 2 4 एंड सो ऑन, कुछ भी सेट करो, बस द पॉइंट इज दोनों अलग होने चाहिए। अगर दोनों अलग अलग नंबर तुमने सेट किए, कोई अलग अलग इवेंट्स उठाए, उनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। ठीक है। ओके, गॉट दिस पॉइंट? ठीक है, ये अपना हो गया म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। इसके बाद एक और अपना टॉपिक है, दैट इज योर म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स। So what are mutually exclusive exhaustive events? उनका यूनियन मिला के सैंपल स्पेस बन जाता है। करेक्ट, उनका यूनियन मिला के सैंपल स्पेस मिल जाता है। तो एग्जॉस्टिव को अगर मैं एकदम सिंपल फॉर्म में बोलूं कि यार टुडे माय डे वाज वेरी एग्जॉस्टिव, तो इसका मतलब कि भाई यार मेरे पास जितनी भी एनर्जी थी, सारी एनर्जी खत्म हो गई। तो इस एनर्जी को कंपेयर करो अपने सैंपल स्पेस से, दैट वी आर हैविंग द सैंपल स्पेस। वो ऐसे इवेंट्स जिनको अगर मैं कंबाइन कर दूं तो पूरे सैंपल स्पेस के सारे एलिमेंट्स को ले जाएं, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ exhaustive events. So you are going to simply write that two events are mutually exhaustive if A union B is coming out to be the sample space. ओके, यूनियन मतलब और ए या बी उनमें से कुछ भी मिला के अगर वो पूरा सैंपल स्पेस उठा लेंगे, दैट इज योर एक्सक्लूसिव इवेंट्स। एग्जाम्पल ले लो कि तुमने जब डाइस को रोल फेंका था, सॉरी कॉइन ले लेते हैं, सबसे पहले कॉइन ले लेते हैं। सो वी कैन हैव हेड, यू कैन हैव टेल। तो इवेंट ए को बोल दो हेड पाना, बी को बोल दो टेल पाना। तो हमें दिख रहा है कि ए और बी दोनों मिलके कॉइन से जितनी भी आउटकम आ सकती है उन सबको लेके जा रहे हैं। सो ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, सॉरी यार, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स। ओके, तो इन जनरल सेटअप लिखे तो मेरे पास कोई भी इवेंट थे, कोई भी सेट ऑफ इवेंट्स है। सो इस सेट ऑफ इवेंट्स, इस सेट ऑफ इवेंट्स इज mutually exhaustive if union of those events is coming out to be the sample space. ओके, सो जनरल सेटअप में लिखेंगे तो वही हो जाएगा कि E1 यूनियन E2 यूनियन सो ऑन, जितने भी इवेंट अपने पास हैं, मान लो n इवेंट थे, सो यूनियन ऑफ इवेंट n दैट इज कमिंग आउट टू बी द सैंपल स्पेस। ओके, किसी को इस पॉइंट पे कोई भी डाउट? नो सर। ठीक है, तो इसमें एग्जांपल में तुम कुछ भी लिख सकते हो, खुद से फ्रेम कर लो। डाइस वाला, कॉइन वाला मैंने बनाया, डाइस वाला तुम बना सकते हो कि ए में मैं इवेंट बोल देता हूँ गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 3, बी में बना दो गेटिंग ए नंबर लेस देन 6 में भी। सो ए के अंदर एलिमेंट आ जाएंगे कि कौन कौन सा आ जाएगा, 4 5 एंड 6। बी के अंदर जाओगे, यू आर गोइंग टू गेट 1 2 3 4 एंड 5। तो ए और बी को अगर मैं कंबाइन करूं, ए और बी,
तो सिंपली 1 से लेके 5 यहाँ चले गए, 4 और 5 पहले इंक्लूड हो चुके हैं, 6 यहाँ पे इंक्लूड हो गया। सो कंप्लीट सैंपल स्पेस के जितने भी एलिमेंट थे वो सब यहाँ पे कंबाइन हो चुके हैं। ओके, अब एक और कॉन्सेप्ट है, दैट इज द आइडिया ऑफ पार्टीशन। सो पार्टीशन का क्या मतलब होता है, और टेक्निकली पार्टीशन ऑफ ए सैंपल स्पेस, जो यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ। तो पार्टीशन होता क्या है, अगर मैं जनरल सेटअप पे कुछ शुरू। नोट इन मैथमेटिकल साइंस, पार्टीशन का क्या मतलब है, बस सिंपल वन। बंटवारा। बंटवारा, ओके। तो तुम में से कितने लोग न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं, कितने लोग जॉइंट फैमिली में रहते हैं? न्यूक्लियर सर। न्यूक्लियर, ओके। न्यूक्लियर। पापा जी कितने लोग, कितने भाई थे, बहन को हटा देते हैं, वो 5। शादी करके पराए घर की अमानत है। तो पापा कितने भाई हैं? एक ही भाई है सर, बड़ा। 2 भाई। ये कौन सा न्यूक्लियर भाई? 3 ओके, भी सर। चलो। तो 2 एग्जांपल ले लेते हैं, चलो ठीक है, 2 भाई हैं। तो हम मान लेते हैं कि हमारे जो दादाजी थे उनके पास जितनी भी जमीन थी, कुछ भी था इनके पास, जब पार्टीशन हुआ तो क्या हुआ होगा, इनकी जो भी जमीन थी वो 2 टुकड़ों में बांटी गई। अब द पॉइंट इज कि जब पार्टीशन होता है, जब तुम्हारे और तुम्हारे ताऊ जी या चाचा जी जो भी अलग हुए, तो क्या कुछ ऐसा हुआ कि ये तुम्हारा घर है, ये उनका घर है, और यहाँ पे कोई किचन है जो तुमको कॉमन होगी, कि भैया एक किचन तुम कॉमनली यूज करोगे, इज दैट ए कंप्लीट पार्टीशन? नो, सबको अलग अलग दैट इज चाहिए। नॉट ए पार्टीशन। जब भी हमारे पास एक कॉमन लिंक बच जाता है, तो दैट इज नॉट ए पार्टीशन। और पार्टीशन जब हम करते हैं तो हमारे पास जितनी भी पॉसिबल, जो भी अपने पास एरिया है जमीन का भी, अगर मैं पार्टीशन करता हूँ, तो जितना भी अपने पास टोटल था वो कंप्लीट पार्टीशन में जाता है, कि हाँ 2 टुकड़े हो गए, 3 टुकड़े हो गए, 4 टुकड़े हो गए, जितना भी होना था। अगर उन सबको कंबाइन करेंगे तो क्या मिलेगा, ओवरऑल कंप्लीट जमीन जो भी मेरे पास थी। और अगर उनके बीच कॉमन देखेंगे तो कॉमन कुछ नहीं मिलेगा। दैट इज द आइडिया ऑफ पार्टीशन। सो टेक्निकली अगर सैंपल स्पेस के पार्टीशन की बात करेंगे, सो द इवेंट्स दैट आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव, कि ऐसी भी हो कि उनके बीच में कुछ भी कॉमन ना हो, और ऐसी भी हो कि जहां से वो टूट के बना है वो कंप्लीट सैंपल स्पेस को दे दे। दैट मेक सेंस? तो सिंपल एग्जांपल अगर मैं लूँ यहाँ पे, तो डाइस वाला ले लो, चलो। डाइस था मेरे पास, इसको मैंने रोल किया, इवेंट ए को मैं बोल देता हूँ गेटिंग इवन नंबर, और इवेंट बी बोल देते हैं गेटिंग ओड नंबर। तो यहाँ पे अगर ए के ऊपर बात करें, इसके अंदर होगा 2, 4 एंड 6। बी के अंदर बात करें, यहाँ पे हो जाएगा 1, 3 एंड 5। ओके, समझ में आया? तो यहाँ पे जो 2 इवेंट हैं, अगर तुम इनमें देखोगे तो कुछ भी कॉमन नहीं है, सो दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, मेक सेंस। कंबाइन करो, सो यू विल गेट 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो अपना पूरा सैंपल स्पेस था वो भी चला गया। सो दीज आर एग्जॉस्टिव। समझ में आया ये वाला पॉइंट? हाँ सर। हाँ सर। ओके, तो ये अपनी बेसिक टर्म्स थी जिनको तुम्हें याद रखना है इन द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी। ओके, तो कुछ भी किसी को डाउट अब तक हमने जो भी पढ़ा? नहीं सर। ठीक है, तो आई थिंक आज पहला लेक्चर है तो इसको यहीं तक रखते हैं, कल से एक्जोमेटिक प्रोबेबिलिटी को स्टार्ट करते हैं। सारी सर, जन जितनी भी थी वो मैंने सारी कवर अप की। हाँ, अब बोलो। सर एक मतलब वो वीके रॉथगी में सैंपल स्पेस के साथ एक सिग्मा फील्ड करके भी चीज वो एक्सप्लेन वो करता अभी है। पढ़ूंगा, जब मैं एक्जोमेटिक प्रोबेबिलिटी पे आऊंगा तब पढ़ाऊंगा। हाँ। ठीक है, जब प्रोबेबिलिटी स्पेस पढ़ाना होता है, एक्जोमेटिक प्रोबेबिलिटीज बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी स्पेस, वहां पे हम्म। फील्ड आएगा। देखो, जो हम प्रोबेबिलिटी पढ़ते हैं स्कूल लेवल पे, दैट हम्म। इज डिफरेंट। जैसे ही हम कॉलेज में आते हैं, थोड़ा हायर एंड पे आते हैं, तो चीजें थोड़ा अलग वे में डिफाइन होती है। यहाँ तक मैं क्या बोल रहा था कि प्रोबेबिलिटी हम डिफाइन करते हैं सैंपल स्पेस वाले पॉइंट्स के लिए, राइट? हम्म। अभी तुमने बोला सिग्मा फील्ड, जो मैं अगली क्लास में पढ़ाऊंगा। अब द पॉइंट इज, हम प्रोबेबिलिटी जो होता है, अगर मैं छोटा सा लिख ही दूं यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी कुछ ऐसा होता है, एस बी पी।
ये एक होता है, इसको हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी स्पेस। कल इसको डिटेल में देखूंगा, बस अभी बेसिक सा बता रहा हूँ। दैट इज योर प्रोबेबिलिटी स्पेस, कि सबसे पहले एक रैंडम एक्सपेरिमेंट हुआ, उसके रेस्पेक्ट में सैंपल स्पेस बना, इस सैंपल स्पेस से हमें एक बी मिला, दिस इज योर सिग्मा फील्ड। और फिर हम एक प्रोबेबिलिटी डिफाइन करते हैं ऑन द एलिमेंट्स ऑफ बी। सो जस्ट रिमेंबर दिस, एक्सोमेट्रिक प्रोबेबिलिटी में हम इसी के ऊपर बात करेंगे अगली क्लास में, दैट probability is defined for the elements of B, that is your sigma field। ओके। तो अभी हमने ये नहीं पढ़ा है, तो अभी के लिए इसको इग्नोर करो कि सिग्मा फील्ड क्या है, तो भैया ये क्या लिख दिया, कल वाले सेशन में इसको देखेंगे। ओके, किसी को कोई भी डाउट? सर अभी बुक कौन सी रेफर करना है हमको? रिलैक्स, वो मैं देख के बताऊंगा। आज के लिए कुछ नहीं करना, आज बस चिल करना, बेसिक टर्म्स जो मैंने पढ़ाई बस उसको देखते रहना है। ओके सर। ओके, आज के लिए कुछ नहीं है। स्टार्टिंग के सेशन से तो हर चैप्टर में मान लो कि स्टार्टिंग की पहली क्लास बहुत ही लीनियंट होगी, उसमें हमें बस टर्म्स को समझना होगा, दैट विल बी द एंड। दूसरी क्लास से थोड़े न्यूमेरिकल्स इंट्रोड्यूस होंगे, तीसरी क्लास में फिर न्यूमेरिकल्स इंट्रोड्यूस होंगे, क्योंकि थ्योरी बहुत कम है। ठीक है, पहली क्लास थी तो थोड़ा मैं स्लो पेस पे भी था, और थोड़ा मेरे को भी आइडिया लेना था कि कौन सा बच्चा किस फॉर्मेट पे समझ रहा है, सो दैट अगली क्लासेस में उसके अकॉर्डिंग फ्रेम कर पाऊँ। सो दैट विल बी द जनरल आइडिया, और अपने पास बहुत टाइम है, सब कुछ होता रहेगा। ओके, सो अगर मैं वापस से समराइज कर दूं, सेशन नहीं, वो तुमको अब याद होना चाहिए, नोट्स में शेयर कर दूंगा आज की क्लास के, अगली से नहीं होंगे। सो द थिंग्स दैट वी आर गोइंग टू कवर, तो द आइडिया इज कि वीकली अपने पास क्लास होंगी 8 आवर्स की रफली, जैसे आज वाले आधे घंटे पहले या 20 मिनट पहले और हो रही है, दैट इज डिफरेंट थिंग। ओके, इसके बाद जो सैटरडे होगा उसको टेस्ट होगा। इस टेस्ट के अंदर कम से कम 2 सब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स होंगे, जो अच्छे प्रॉब्लम्स होंगे, ऐसा मजाक वाले नहीं होंगे, सिंपल कुछ भी। एंड आई विल ट्राई टू इंट्रोड्यूस 10 ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स टू। पहले मैं सिर्फ सब्जेक्टिव वाला बोल रहा था, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि हर एक वीकेंड पे एक छोटा सा टेस्ट होगा 1 घंटे का ही, उसमें 10 ऑब्जेक्टिव और 2 सब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स। ये तुम संडे को अटेम्प्ट करोगे, हर बच्चा वाइज के ऊपर इनको सबमिट करेगा, उनको मैं चेकआउट करूंगा, जहाँ पे मेरे को लगेगा हाँ ये वाला टॉपिक दोबारा से रिकैप करना है, तो मंडे की क्लास में अगली यूनिट स्टार्ट करने से पहले हर वीकेंड मतलब ट्राई करेंगे कि जो इजी चैप्टर्स हैं, जिनमें अपने को टाइम नहीं लगाना, क्योंकि इन्फ्लुएंस पे तो हम कंप्लीट 1 मंथ देने वाले हैं, वो अलग चीज हो गई। जो टॉपिक्स हैं कि आसानी से जल्दी जल्दी हो सकते हैं, उनको मैं 1 वीक पे ही डिवाइड कर रहा हूँ, जहाँ पे लगेगा 2 वीक लगेंगे, वी कैन गो फॉर 2 वीक्स। ओके, तो वाइस पे तुम इसको सबमिट करोगे सैटरडे को, संडे को या फिर मंडे को, जब भी मेरे को टाइम मिलेगा मैं इसको चेक करूंगा। और मंडे वाली ही शाम वाली क्लास में स्टार्टिंग के 20 मिनट मान लो जो हम इसी असाइनमेंट के ऊपर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, किसी का कोई भी डाउट होगा या फिर मेरे को कुछ लगेगा कि हाँ ये मिस आउट कर रहे हो, उसके ऊपर हम पॉइंट वाइज ध्यान देंगे। उसके बाद टारगेट यही है कि अभी हम मैक्सिमम कौन सा मंथ है, जून है, जून, जुलाई, अगस्त, इन 3 मंथ्स में आई विल ट्राई टू कवर 80% ऑफ स्टेट्स। और अगर फिर भी हमारे पास इसमें अगर हम टाइम बचा लेते हैं इन केस, तो मैथ्स के भी कुछ टॉपिक्स यहीं पे स्टार्ट हो जाएंगे इन बिटवीन। जो मैथ्स के सेशन स्टार्ट होंगे तो कुछ ऐसा होगा कि मैथ्स वाले कुछ पोर्शन करिश्मा मैम पढ़ाएंगी, तो जुलाई तक तो सारी क्लासेस मैं ही ले रहा हूँ, स्टैट्स वाला ही हम फोकस करेंगे, क्योंकि जुलाई तक मेरे पास और ज्यादा कुछ काम नहीं है। अगस्त से थोड़े और कोर्स स्टार्ट होंगे तो शायद मेरे को बीच बीच में गैप मारने पड़ेंगे, तो जो गैप होंगे उनके अंदर करिश्मा तुमको बीच बीच में मैथ्स पढ़ा रही है, तो उस टाइम पे साइमल्टेनियस चीजें चलेंगी। यहाँ तक जो अगस्त के एंड तक वी विल ट्राई कि मैक्सिमम जितना कवर हो पाए, और फिर अपने पास सितंबर के अंदर कंप्लीट फोकस ऑन इन्फरेंस प्लस रियल एनालिसिस। सो दैट विल बी द आइडिया और द कंप्लीट पोर्शन। जैसे ही कंप्लीट होता है सितंबर में, तो अक्टूबर से क्रैश कोर्स टाइप होगा, जो तुम्हारे लिए फ्री होगा, तुम उसको ज्वाइन करोगे, और करना ही होगा, कंपलसरी है, ऐसा नहीं कि भैया मेरे को आता है, कोई बच्चा क्लास मिस नहीं करेगा कोई भी। ये क्लासेस भी तुमको ज्वाइन करनी है, इनकी भी कोई रिकॉर्डिंग नहीं होगी, और इसकी भी कोई रिकॉर्डिंग नहीं होगी, रिकॉर्डिंग्स आर नॉट अलाउड। ओके, ये होगा, ये रफली 2 महीने चलेगा। इन 2 मंथ्स में वापस सारा हम रिकैप कर चुके होंगे। अक्टूबर नवंबर चला गया, उसके बाद दिसंबर आता है, सो दिसंबर जनवरी में इन 2 महीने टेस्ट सीरीज चलेंगी। ठीक है, सिर्फ 2 महीने। उसके बाद तुम्हारा एग्जाम होता है 10 और 15 के इन बिटवीन। जो ये 2 वीक मिलेंगे, इसमें वापस से सारी चीजों को तुम रिकैप करोगे, और बीच बीच में कोई कोई डाउट सेशन हम रखेंगे। तो
यहाँ वाली डेट के बाद जैसे टेस्ट सीरीज खत्म होती है जैन के एंड में, तुम्हें कोई टेस्ट नहीं देना है और किसी अदर कोचिंग से भी कोई टेस्ट नहीं लेना है। अगर किसी बच्चे ने मेरे को किसी अदर कोचिंग का क्वेश्चन पूछा तो मैं वो सोल्व नहीं करूंगा। अगर तुमने किसी बुक से पूछा तो वो मैं सोल्व करूंगा। मेरे प्रॉब्लम्स दिए हुए अगर तुम डिस्कस करोगे आई विल सोल्व देम। लेकिन अगर कोई भी XYZ कोचिंग से प्रॉब्लम लेके आए, आई एम नॉट कंसर्न अबाउट दैट थिंग, ओके। क्योंकि मुझे नहीं पता बाकी कोचिंग वाला कहाँ से कोई क्वेश्चन उठाता है या फिर किस वे में फ्रेम करते हैं, आई एम नॉट कंसर्न ऑन दैट पॉइंट। तो सिर्फ मैं मीनिंगफुल क्वेश्चंस जो मेरे को ठीक लगते हैं या किसी भी बुक में दे रखे हैं, बुक से तुम कोई भी क्वेश्चन उठाओ, वी विल डिस्कस दैट, ओके। हाँ सर। ठीक सर है, जो पास्ट पास्ट ईयर के पेपर्स रहेंगे वो भी दिसंबर जैन में सॉल्व होंगे? वो तुम साथ के साथ करते जाओ। साथ के साथ जैसे प्रोबेबिलिटी खत्म होगा तो तुम्हारा काम है, जैसे क्लास अपनी ज्यादा नहीं है, ठीक है, मंडे जो टाइमिंग वही है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे और थर्सडे। इन 4 दिन में साथ के साथ प्रैक्टिस। मंडे की क्लास हमेशा इंट्रोडक्टरी रहेगी चैप्टर के बारे में। उससे अगली 3 क्लास में हम सारे जितने भी टॉपिक्स होंगे वो सब कवर कर चुके होंगे। कभी कभी ऐसा भी होगा कि क्लास 2 घंटे से ज्यादा एक्सीड करेगी, कभी कभी होगा, हर बार नहीं होगा। कभी मेरे को लगेगा कि इस हफ्ते में शायद ये चीज पूरी नहीं हो पाएगी तो क्लास एक्सीड कर सकती है। कभी कभी संडे को अगर मेरे को लगेगा कि इस वीक थोड़ा कम काम हुआ था तो संडे को एक्स्ट्रा क्लास भी होगी, ओके। तो थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा। वो मतलब सडन नहीं होगा, वो तुमको एक वीक पहले ही बता दिया जाएगा। जैसे इस वीक की क्लास मतलब तुमको शायद पूरे जून मंथ की तो शायद पूरी क्लासेस भेज दी होंगी ना मेरी टीम वालों ने, हाँ सर। हाँ। तो वो उसी टाइम पे चलेगा। तो हर बार कुछ ऐसा ही होगा कि तुमको रफली 10-12 दिन की क्लासेस जो भी आगे आने वाली होंगी उनका प्रॉपर टाइमिंग और प्लान तुमको मिल जाएगा। जहाँ पे एक्स्ट्रा क्लास की नीड होगी तो उस टाइम पे मैं पहले से ऐड कर चुका हूँ या फिर उस वीक की पहली क्लास में तुमको बता चुका हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग अपने प्लान्स बनाना। तो क्लास मिस नहीं करनी है, दैट इज द पॉइंट। और क्लास का टाइमिंग हमेशा यही है कि जिस भी टाइम पे क्लास शेड्यूल है तुम उसके विद इन 5 मिनट में ज्वाइन करना। क्योंकि जैसे ही 6 बजे है मान लो, 6:05 पे मैं स्टार्ट हो जाऊंगा बोलना और लिखना, ओके। तो मुझे यस सर। क्या सभी को समझ आया ना जो भी हमने आज पढ़ा? बहुत बेसिक था, इसको थोड़ा सा रिवाइज करना। दैट्स ऑल फॉर टुडे देन, ओके। मुझे कुछ पूछना था। हाँ बताओ। मतलब जैसे हम लोग प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हैं तो ऐसा कहते हैं ना कि लाइक हमें थोड़ा आइडिया परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का होना चाहिए। लाइक परम्यूटेशन क्या होता है, हाँ सर, मैं combination भी क्या बोलने होता वाला है? था। हाँ ओके ठीक है, तो इसी कल की क्लास में मैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन ले लेता हूँ जितना भी अपने को बेसिक में चाहिए, ठीक है। बात यही ठीक है, था। कल की क्लास के स्टार्टिंग के 20 मिनट में हो जाएगा, इतना ही है। ठीक है, मतलब अलग से हम लोगों को कोई 12th वाला लेक्चर ऐसे देखने का रिक्वायरमेंट नहीं नहीं है। देखना, कुछ नहीं देखना, जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ बस उसको फॉलो करते जाओ। और बुक से, किसी भी बुक से, जितनी भी मैंने PDF डाली है वो सारी नाइस बुक है, उनमें से किसी भी बुक को उठाओ, उससे जो भी थ्योरी तुमको मिलते हैं वो देख लेना। ठीक है, ओके सर और मेरा आज के जो लेक्चर्स हुए हैं उन आज का तुम्हें किसी बुक से नहीं पढ़ना क्योंकि आज वाले में बहुत ज्यादा बेसिक था, वो सिर्फ 12th लेवल का था, बोर्ड लेवल। ठीक है। ठीक है, जो बुक्स हैं वो कहीं ना कहीं पे ग्रेजुएशन लेवल पे लिखी हुई है तो उनमें थोड़ा डिटेल्ड फॉर्मेट है, हमें उस पर नहीं जाना अभी के लिए, ओके। कल के सेशन से होगा तो कल के सेशन में मैं यहाँ पे ही बार बार न्यूमेरिकल लिखना ना पड़े, सो आई विल इन्वेस्ट सम टाइम। और जो बुक्स में प्रॉब्लम्स वगैरह मैं उनकी फोटोज